दोस्तों आज की इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं लेसन प्लानिंग के बारे में। तो लेसन प्लानिंग को पढ़ने से पहले हमें ये एक रफ़ आइडिया अपने दिमाग में रखना है कि भाई प्लानिंग की जा रही है। यहाँ पे कोई प्लानिंग वहाँ पे की जाएगी जहाँ पर ज़रूरत है कुछ काम करने की, या फिर हमें चाहिए गोल। हम कोई भी काम अगर हम ऐसे सिर्फ इमेजिनेशन करें कि हम कोई भी काम क्यों करते हैं, हमारा कुछ गोल होता है, हमारा स्पेसिफिक गोल होता है जिसको हमें अचीव करना होता है। और उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हम प्लानिंग कर लेते हैं या फिर साइंटिफिक एट्रीब्यूट लेके चलते हैं तो फिर उससे उसमें जो गोल है ना हमारा, वो अचीव करने में आसानी हो जाती है। इसीलिए हम प्लानिंग करते हैं। आपने इसमें भी देखा होगा कि जब हम मैनेजमेंट पढ़ रहे थे तो मैनेजमेंट में भी प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग जो एक कंपनी को खड़ा करती है, एक मैनेजर जो खड़ा करता है तो वो एक अलॉटमेंट रखता है कि मतलब एक तरीके का प्लानिंग करके चलता है कि मुझे कितने एम्प्लॉयज़ लगाने हैं, कहाँ पे कितना वर्क कंप्लीट होना चाहिए, कितने दिन में होना चाहिए। तो एक तरीके का उनकी प्लानिंग होती है जो कि आउटकम्स को लाने में सहायक होती है। वैसे ही जब हम बात करते हैं एजुकेशन की फ़ील्ड में तो वहाँ पे भी हमें प्लानिंग की ज़रूरत होती है। हालाँकि हमने ये पढ़ा था माइक्रो लेवल या फिर मैक्रो लेवल पे किया जाता है। एक टीचर को कैसे प्लानिंग करनी है, हम यहाँ पे वो बात करने वाले हैं। हालाँकि जो सिस्टमैटिकली जो प्लानिंग की जाती है वो भी इम्पॉर्टेंट होती है। एज़ अ टीचर आप बनने जा रहे हो, यू हैव टू बी प्लानर, कि आपको प्लानिंग करनी आनी चाहिए। एक सिस्टमैटिक आपको एक लेसन पढ़ाना है। मान लो कि किसी भी सब्जेक्ट के आप टीचर हो, ठीक है। आप 9th क्लास के टीचर हो। मान लो कि 9th क्लास के टीचर हो, ठीक है। आप पढ़ाते हो एसएसटी या फिर इंग्लिश, कुछ भी पढ़ाते हो। तो ये जो सब्जेक्ट है आप पढ़ाने जा रहे हो अगले 1 साल, ठीक है। एकेडमिक ईयर जो आप सेशन जो पढ़ाने जा रहे हो, 1 साल में कितने डेज़ होते हैं आप सबको पता है, ठीक है। 365 डेज़ होते हैं। तो 365 डेज़ में कितनी हॉलीडेज़ रहेंगी, कितने वर्किंग डेज़ रहेंगे, किस किन डेज़ में हॉलीडेज़ फेस्टिवल्स, एक्टिविटीज़ करवाओगे, कितने लेसन्स इसमें दिए गए हैं। इंग्लिश अगर आप पढ़ाने जा रहे हैं तो उसमें कितने चैप्टर हैं, कितने प्रोज़ हैं, पोइट्रीज़ हैं, स्टोरीज़ हैं, एक्टिविटीज़ कितनी हैं। आपका इसमें दिमाग लगता है। एक तरीके का आप क्या करते हो, इसका एक तरीके का एक ढांचा तैयार करते हो, एक तरीके का पहले ही प्री प्लान्ड कर लेते हो कि इस एकेडमिक सेशन में मुझे इंग्लिश के माध्यम से बच्चों को फ्लुएंट स्पीकर बनाना है, मान लो, ठीक है। तो फ्लुएंट स्पीकर बनाते समय आप कैसी प्लानिंग करोगे, ठीक है। तो पहले तो पूरा ईयरली प्लान होता है। पूरा ईयर में कितने दिन आप कितना टाइम आपको लगेगा, कितना मतलब 1 साल में कितनी छुट्टियाँ हैं, ठीक है। ये आप हटा दोगे। जो वर्किंग डेज़ है उसको लोगे। वर्किंग डेज़ में आप मतलब कुछ होता है ना जिसमें एक्टिविटीज़ करवानी होती है, कुछ यूनिट्स होते हैं जिसमें एक्टिविटी करवा के बच्चों को सिखाया जा सकता है, या फिर कुछ में उनको डिबेट डिस्कशंस या फिर फील्ड ट्रिप्स में लेके गए, उसके माध्यम से हमने हमने उसको सिखा दिया, या फिर कुछ एक्टिविटीज़ करवाई। ये सारा अलॉटमेंट एक प्लानिंग मांगता है, ठीक है। तो प्लानिंग इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टीचर। और टीचर अगर उसको पहले ही प्लान कर लेता है, या फिर बजट जब बन रहा होता है तो पूरे ईयर कहाँ कहाँ बजट अलॉट होगा ये पहले ही डिसाइड हो जाता है, ठीक है। तो वैसे ही जो टीचर एकेडमिक सेशन शुरू करने वाला है मार्च से, अप्रैल से, जो भी है, तो फर्स्ट चैप्टर में कितने लेसन हैं, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है, मान लो कि 10 चैप्टर है, ठीक है। इंग्लिश में 10 चैप्टर हैं और 10 चैप्टर आप कैसे डिवाइड करोगे इन कमिंग ईयर्स में, ठीक है। तो 10 चैप्टर्स है, ठीक है। 10 चैप्टर्स में यूनिट्स होंगे, अलग अलग एक एक यूनिट्स होंगे। एक यूनिट में सब यूनिट्स होंगे, कहाँ पे आपको कितना कैसे, सारी एक तरीके का ना आपका ब्यौरा होता है, एक तरीके का ड्राफ्ट ब्लूप्रिंट होता है जिसमें आप पहले से ही एक ढांचा बना के चलते हो। ड्राफ्ट कह सकते हैं कि ड्राफ्ट बना के चलते हो, ताकि आपका जो टीचिंग लर्निंग है उसमें आउटकम्स आ पाएँ या फिर इफ़ेक्टिव हो पाए, ठीक है। अब हम ज़्यादा ना बोलते हुए हम सीधा आ ही जाते हैं कि प्लानिंग होती क्या है। तो प्लानिंग होती है कि डिसाइड करना कि हमें क्या करना है, डिसाइड करना कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है। इतना हमें पता चला कि अच्छा हमें अलॉट की गई 8th क्लास, तो 8th क्लास में एसएसटी पढ़ानी है आपको।
अब 8th क्लास में SST कौन कौन सी होती है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी और हमारी क्या है? सिविक्स है। तो 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, इकोनॉमिक्स नहीं होती है। अब इन तीनों में हमने देखना है कि 8th क्लास में कितने चैप्टर्स हैं, ठीक है? हिस्ट्री के कितने चैप्टर्स हैं, ज्योग्राफी के कितने चैप्टर्स हैं और हमारे सिविक्स के कितने चैप्टर्स हैं। हम क्या कर लेंगे? लिख लेंगे उन चैप्टरों को। फिर चैप्टर को लिख के हमें ये पता चल गया कि ये चैप्टर हैं और ये क्लास है। व्हाट टू डू पता चल गया। हाउ टू डू, अब हर एक यूनिट को हम उठाएंगे वहाँ से और इसमें क्या रेनोवेशंस हो सकती हैं, कितनी रेफरेंस मटेरियल इसमें मैं यूज़ कर सकती हूँ, कैसे मैं इस चैप्टर से मैं बच्चों को क्या समझाना चाहती हूँ, इस चैप्टर से मान लो कि मैं बच्चे तक क्या लर्निंग आउटकम चाहती हूँ। तो एक तरीके का मैं क्या करूँगी, हाउ टू डू, मैं कैसे करूँगी, उस प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करूँगी, ये भी प्लानिंग होती है। जैसे कि एक मैनेजरल फंक्शंस होते हैं, तो वो पहले ही क्या करते हैं, मैनेजर क्या करता है, कैसे काम करेगा, उसका पर्टिकुलर जो आइडिया है वो कैसे वर्क करेगा और वो कैसे टास्क करेगा। क्रिएटिविटी से ये ताल्लुकात रखते हैं। क्रिएटिविटी मतलब कि आपका खुद का पैडागोजिकल व्यू होगा। हर एक टीचर सेम नहीं होता, क्योंकि उसकी जो प्लानिंग होती है वो मोर इफ़ेक्टिव होती है, वो अपने तरीके से होती है, या फिर वो अपना दिमाग लगा के, इनोवेटिव दिमाग लगा के, न्यू आइडिया जनरेट करके, या फिर इधर उधर से जो भी जो समझता है, परखता है, अलॉन्ग विद जो उसने पढ़ा है, ठीक है, उस तो वैसे ही क्रिएटिविटी यहाँ से बढ़ती है। प्लानिंग जो होती है वो हमारे ब्रिज बना देती है। ब्रिज किसके बीच में? जो हम हैं आज, ठीक है, मान लो कि हम प्लानिंग नहीं करते थे आज आज तक, तो हम ऐसे थे बिल्कुल जैसे सस्ते से। प्लानिंग की तो हमें पता चल गया कि हमें इस डायरेक्शन में जाना है, हमारा रास्ता ऐसे है, तो हम 100% श्योर है कि हमारा जो आउटकम्स होंगे वो हम बिल्कुल बदले हुए दिखेंगे, और जो हम चाहते हैं जैसी हम प्लानिंग करेंगे ना, हम वैसे ही बन जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि हमें वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो, ये प्लानिंग बताती है। और एक साथ हमें प्लानिंग क्या बताती है कि हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स सेट करने हैं, उस पर एक्शन कैसे लेना है, ये बताती है। एक तरीके का हमारे आइडियाज़ जो होते हैं कि हमें ऐसा करना है, और ऐसा करना है पर कैसे, वो एक्शन प्लान ही क्या है, प्लानिंग है। और ठीक है, प्लानिंग एक रैशनल अप्रोच होती है। रैशनल मतलब कि जिसमें साइंटिफिक अप्रोच होती है, जिसमें एक्शन की बात होती है, जो भी हमारे टारगेट्स हैं या फिर जो भी हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, फॉर्मुलेट करना चाहते हैं, ये सारे प्लानिंग में आते हैं। और एक तरीके का व्हाट इज़ टू बी डन, कैसे क्या किया जाना चाहिए और कैसे होगा, ये सारी चीज़ें। और एक तरीके का उसको यूटिलाइज़ करना, जुडिशली उसका यूटिलाइजेशन करना, टाइम वेस्ट होने से बच जाता है प्लानिंग से। अब ये तो सिर्फ नॉर्मल बात थी कि प्लानिंग क्या होती है, तो अब बात आती है कि लेसन प्लानिंग क्या होती है। अब हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं किसी भी प्लान को एक क्लासरूम के अंदर, तो क्लासरूम में लेसन प्लानिंग कहा जाता है कि एक लेसन बनाया जाएगा, किसी भी चैप्टर का लेसन बनाया जाएगा, वो कैसे बनेगा, उसका क्या उद्देश्य रहेगा। तो मीनिंग यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं कि लेसन प्लान होता है कि जिसमें कुछ लिखा हुआ होता है, रिटन डिस्क्रिप्शन होता है, एक प्रोसेस में लिखा होता है, एक प्रक्रिया से गुजरना होता है हमें, ठीक है। मटेरियल्स कैसे होंगे, ठीक है, आप जो भी आप पढ़ाने जा रहे हो चैप्टर, मान लो कोई भी चैप्टर है, वाटर है या फिर मैप है, मान लो कोई भी मैप है, तो मटेरियल आपने क्या क्या दिया है, मेथड क्या रहेगा। अच्छा, मैपिंग पढ़ाते समय आप किस मेथड का यूज़ करोगे? आप डायरेक्ट उनको लेक्चर मेथड से पढ़ाओगे, या फिर क्वेश्चनिंग मेथड से पढ़ाओगे, या फिर ट्रांसलेट करते हुए पढ़ाओगे, या फिर ऐसे रीडिंग करवाते हुए और उसको ट्रांसलेट कर दोगे। तो ये आपके ही ऊपर है कि आप किस मेथड का यूज़ करने वाले हो, वो आप लिखोगे उस दस्तावेज में। टाइम कितना लगेगा आपको, मतलब अगर मान लो कि आप एक टॉपिक पढ़ा रहे हो, ठीक है, आज ये वाला मैप का टॉपिक पढ़ा रहे हो, तो मैप का टॉपिक पढ़ाते समय आपको कितने मिनट लगेंगे? 15 मिनट लगेंगे भाई मुझे, तो मैं टाइम भी वहाँ लिख दूँगी कि मुझे 15 मिनट तक ही बोलना है, एग्जीक्यूट नहीं हो जाना, बहुत ज़्यादा एलैबोरेटिव नहीं होना, अपने टॉपिक से भटकना नहीं है। और इस तरह से मेथड को हम अपने इवेलुएट कर सकते हैं। स्टूडेंट आर डिस्क्राइब्ड इन डिटेल, ठीक है, हम उनको अच्छे से
इस मेथड प्लान से हम क्या कर सकते हैं कि लेसन प्लान से क्या कर सकते हैं, हम इवेलुएट कर सकते हैं बच्चे का कितना आउटकम आ पा रहा है। अगर इससे सही हो रहा है तो हम फिर से अपने लेसन प्लानिंग में चेंजेस लाएंगे, अपने मेथड्स में, अपने मटेरियल में चेंज लाएंगे। तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बात करते हैं कि लेसन प्लानिंग एक तरीके की वर्किंग फिलॉसफी है टीचर की, कि भाई वो एक प्लान ऑफ एक्शन है, कि जब वो प्लान बनता है तो वो उसको एक्ट करने की शक्ति ही क्या है, लेसन प्लान है, कि प्लान ऑफ एक्शन है। ये वर्किंग फिलॉसफी कह सकते हैं टीचर की, कि वो कैसे वर्क करेगा। मान लो कि क्लासरूम के अंदर वो जाने से पहले वो प्लानिंग कर लेता है, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस, या फिर उसको पता है कि मुझे कैसे कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, और इससे उसकी जो टीचर बनने की जो वो कला है वो निखरेगी। नॉलेज ऑफ फिलॉसफी की कितना उसको नॉलेज इम्पार्ट करना है, क्योंकि हमको पता है कि जो भी बच्चे को पढ़ाना है उसकी मेंटल एज के हिसाब से पढ़ाना है। वो समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा, अंडरस्टैंड कर पाएगा, कॉम्प्रीहेंड कितना उसको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ऑब्जेक्टिव क्या रहते हैं, और ये सारी चीज़ें जो है एक लेसन प्लान में होनी चाहिए। लेसन प्लानिंग डिफाइन करती है ऑब्जेक्टिव्स सिलेक्टिंग, कि ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे आपके, है ना, क्या ऑब्जेक्टिव सेट करें आपने ये वाले लेसन प्लान से। फिर सिलेक्ट जो आपने किया है, जो भी आपने पढ़ा रहे हो आप, टॉपिक जो भी पढ़ा रहे हो, सेलेक्ट क्या किया, अरेंजिंग क्या किया आपने, ठीक है, किस तरह से अरेंज्ड है। ऐसे बिखरा हुआ पढ़ा रहे हो, कभी कोई भी भाषा यूज़ करने लगे, कभी वर्ल्ड का मैप में आ गए, इंडिया का मैप चल रहा था वर्ल्ड के मैप में आ गए, पॉलिटिकल मैप पढ़ा रहे थे, पढ़ाने लगे आप दूसरा वाला मैप। तो एक तरीके का आपको, जब आप मैप पढ़ा रहे हो तो फिर उसका सिर्फ बेसिक कोर पॉइंट पढ़ाओगे पहले, फिर आप किसी और उसके टाइप्स पे जाओगे। एक सिस्टम चलेगा इसमें, कुछ भी कहीं से भी ऐसे नहीं आ जाएगा। सब्जेक्ट मैटर डिटरमाइनिंग द मेथड एंड प्रोसीजर, एक तरीके का सब्जेक्ट मैटर क्या है, ठीक है, और आप ये डिसाइड करोगे कि मेथड्स क्या होंगे। लेसन प्लानिंग जो होती है एक तरीके की स्टेटमेंट होती है, टीचर खुद के लिए बनाता है, खुद को प्रिपेयर करने के लिए, कि जो भी एक्टिविटीज़ आप बच्चे को सिखा रहे हो उससे उसका आउटकम निकल रहा है। तो एक तरीके का आपको क्या करना है कि प्लानिंग करनी है, ऑर्गेनाइज करना है, जो भी आपने ऑर्गेनाइज किया है अपना मटेरियल उसको लेड करना है, और फिर उसको कंट्रोल करते हुए अपने प्रोसेस को कंप्लीट करना है। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ टीचिंग। लेसन प्लानिंग जो होती है वो पहला स्टेप होता है प्लानिंग, ठीक है। पहला स्टेप कैसे, क्योंकि ये जो ऐसे ही उठ के जो टीचर चला जाएगा उसका देखना, आप देखना कि वो एक सिस्टम नहीं होगा उसका बोलने का, स्टार्टिंग कैसे करेगा, एंड कहाँ ख़त्म हो रही है, उसको कुछ नहीं मालूम होगा। पर्टिकुलर एक तरीके का लेसन प्लानिंग करनी चाहिए, जिससे कि क्या होती है आपकी जो टीचिंग लर्निंग जो भी आउटकम्स हैं वो इफ़ेक्टिव हो गए, बच्चे को जल्दी समझ में आएगा, और आपका भी जो संतुष्टि होगी ना अंदर से वो अलग ही होगी। एक तरीके का यूनिट इन विच द सीक्वेंस को रिलेटेड लेसन्स अराउंड अ पर्टिकुलर थीम। आपको क्या करना है कि लेसन प्लान एक सीरीज़ ऑफ कोर्स ऑफ प्लान्स होते हैं जिसमें टीचर को डायरेक्शन मिलती है। एक पर्टिकुलर आप देखोगे कि कोई न्यू टीचर है, मान लो कि बिल्कुल उसको पता ही नहीं है टीचिंग का, पहली बार क्लासरूम के अंदर जा रहा है, तो उसको ये नहीं पता होगा कि उसको ये वाला चैप्टर पढ़ाना है। कोई भी बुक उठाई उसने, ठीक है, और वो पढ़ाना शुरू हो गया। अब ये ना क्वेश्चन पूछा, ना इंट्रोडक्शन दी, या फिर लेसन को रूबरू करवाया, या बच्चे के अंदर क्यूरोसिटी नहीं डेवलप हुई, या फिर ऐसे ही उठ के आए क्लास में और रीडिंग करो और उसको ट्रांसलेट कर दिया और पढ़ा के चले गए। ना उनको होमवर्क दिया, ना उनको इन्वॉल्व किया बच्चों को। तो इससे हम क्या सोच सकते हैं कि ये आउटकम्स निकलेंगे? बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। तो लेसन प्लानिंग एक बिगिनर टीचर को हेल्प करता है, एक अंदर से कॉन्फिडेंस, या फिर इफ़ेक्टिव होगी मेरी टीचिंग, या फिर मैं आज अपना डेमो देने जा रहा हूँ या फिर कुछ भी करने जा रहा हूँ, तो ये पहला स्टेप होता है लेसन प्लानिंग, जो कि उसको करना ही है। यहाँ पे तो सिर्फ हम पढ़ रहे हैं कि लेसन प्लानिंग क्या है, प्लानिंग क्या है, क्यों ज़रूरत है। तो बट अगर हम देखें तो अगले ही सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में हमें बनाने होंगे ये लेसन प्लान, और फिर उसको इम्प्लीमेंट भी करना है क्लासरूम के अंदर। तो ये आप
तैयार रहिएगा इसके लिए। लेसन प्लान इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो टीचिंग जो है वो बहुत ही पर्पसफुल एक्टिविटी होती है। मतलब आप टीचर बने हो, इसका मतलब ये है कि उसमें आपको आपको कुछ ना कुछ आउटकम्स चाहिए। बच्चे का कुछ ना कुछ उसमें आपको स्टिमुलेट करना है बच्चे को कि वो मोटिवेट हो पढ़ने के लिए या लर्न करने के लिए। तो आपके अंदर वो तो इफ़ेक्टिवनेस होनी चाहिए ना। तो इफ़ेक्टिवनेस लेसन प्लानिंग से ही तो आएगी, कॉन्फिडेंस वहीं से तो बिल्ड होगा। अगर टीचर को खुद ही नहीं पता होगा वो बच्चों के अंदर क्या मोटिवेशन जागृत कर पाएगा। तो कहने का मतलब है कि एक इंगेजमेंट रहे बच्चों की और टीचर के साथ। लेसन प्लानिंग तभी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। लर्निंग सिचुएशंस बने क्लासरूम के अंदर, बच्चा कभी भी डरे ना, अर्ज ना करे कि उसको कुछ समझ में नहीं आया, फिर ऐसे दबा दबा ही उसकी पूरी सेशन निकल जाए। वो सोच पाए, वो कर पाए, जो भी टीचर इनिशिएट करे वो उसको कर पाए, कॉन्फिडेंसली वो बोल पाए। एक तरीके का इंसान को फियरलेस बनाना, ताकि वो डिफ़िकल्ट टास्क को भी इजीली कर सके। तो एक तरीके का प्लानिंग जो है वो हमारे लिए हेल्पफुल होती है। इफ़ेक्टिव टीचिंग प्लानिंग इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। पहला स्टेप होता है और मोस्ट इफ़ेक्टिव होता है। फॉर द इफ़ेक्टिव क्लासरूम इंस्ट्रक्शन हमें क्या चाहिए होती है? इंटेलिजेंट प्लानिंग, ठीक है। क्रिएटिविटी ऑफ अ टीचर, इसमें क्रिएटिविटी टीचर, हमें ये पता चल जाता है कि हमें यहाँ पे डेट लिखनी है, इतने टाइम चाहिए, हमें इंट्रोडक्शन में 3 क्वेश्चंस पूछने हैं, फिर हमें इंट्रोड्यूस करना है कोई भी कंसेप्ट को। तो ये तो हमें पता होता है, कोई भी बता देगा, या फिर एनसीईआरटी की गाइडलाइंस हमें बता देती हैं कि हमें इस तरह से अपनी शुरुआत ऐसे करनी है, ठीक है। बट अगर टीचर कुछ क्रिएटिव सोचे, अपना बुद्धि यूज़ करे, तो इसमें कुछ भी अपना थोड़ा इसमें अपना एक्सेंट या फिर कुछ इसे होता है ना, जैसे फन बनाए, उसको एक तरीके का अपने वे से उसको प्रेजेंटिंग बनाए, ताकि बच्चे को ना वो मज़ा आए। जो मज़ा होता है ना, इंटरटेनमेंट जैसा, इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट में वो पढ़े, लर्न करे, सीखे, समझे। ये नहीं कि सिर्फ टीचर उसको बोल दिए जनरल ऑब्जेक्टिव है और ये ऐसे 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए, बच्चा वही साइलेंट बैठे, आधे सारे साइलेंट बैठे हैं, 2-3 से पूछ लिए जो बोलते हैं। तो कहने का मतलब है टीचर को इन्वॉल्व होना पड़ेगा उनके साथ। ब्लूप्रिंट हेल्प्स टू एफिशिएंट, ठीक है। इकोनॉमिकल होता है, मतलब इसमें ज़्यादा पैसा भी नहीं लगेगा आपका प्लानिंग में, और एफिशिएंट होता है, बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है, और अच्छे से कंडक्ट हो पाए बच्चों के साथ, ठीक है ना। आप बच्चों के साथ कनेक्ट कर पाओ। ऐसा नहीं है कि कुछ भी एक्टिविटी होती है जिसमें टीचर क्या करता है, लार्ज नंबर ऑफ डिसीजंस लेता है ताकि क्लासरूम में एग्जीक्यूशन अच्छे से हो पाए। बिफोर एंटरिंग द क्लास उसकी बेइज्जती ना हो, ठीक है ना। होते हैं कुछ टीचर जिनको वो लर्न करके नहीं आए होते हैं, बस भांडे गुंडे मांझ के आ जाते हैं, फिर क्लासरूम के अंदर उनसे पूछ लो ना 2 क्वेश्चंस तो वो बोलते हैं चुप चुप बैठ, ऐसे बोल देते हैं। तो वो उनको आ जाता है ना, क्योंकि वो उनके खुद के भी बच्चे होते हैं तो वो ऐसे उनको भी बोलते हैं। तो वो जो क्यूरियस बच्चा जो क्लासरूम रूम के अंदर जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको भी दबा देते हैं, कुचल देते हैं उसको। ऐसा मेरे साथ बहुत हुआ है, तो मैं ये क्वेश्चन मैं बोल सकती हूँ ऐसा। तो साउंड रैशनल एंड पेडागोजिकल बेस, अगर लेसन प्लानिंग जो होगी वो प्रॉपर होगी, एक तरीके के रैशनली होगी, एक मतलब उसका एग्जीक्यूशन अच्छा हो पाएगा, ठीक है ना। टीचर को ये जो थ्योरेटिकल नॉलेज है एजुकेशन का, उसको एक तरीके का इम्प्लीमेंट करना, उसके जीवन में उतारना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आप अच्छा पढ़ के गए हो, टीचर को खुद पहले पढ़ना है, ये नहीं है कि रट्टा मार लिया तो वहीं जाके जैसे एक्सप्लेन कर दिया, कुछ भी एक्सप्लेन किया जा रहा है, नहीं। बच्चे को समझ में आनी चाहिए कि क्या कहानी चल रही है ब्लैक बोर्ड के ऊपर। तो ऐसा ही कुछ नहीं है, मतलब एक तरीके का आपको एक बेसिक प्रिंसिपल बताए गए हैं। मैक्सिमम ऑफ टीचिंग, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना चाहिए। कौन कौन सी डिवाइसेस यूज़ करनी है आपको, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ होगी, टीचिंग एड्स कहाँ, आप चार्ट यूज़ कर रहे हो, आप कुछ मॉडल यूज़ कर रहे हो, या फिर आप कुछ रियली जो होता है ना
रियली जो ऑब्जेक्ट होते हैं डायरेक्ट आ जाते हैं, तो वो ही लेके जा रहे हो कंसेप्ट को दिमाग में बिठाने के लिए, मल्टीमीडिया का यूज़ कर रहे हो, ठीक है। कैसे लर्निंग प्रोसेस को और इंटरेस्टिंग बनाया जाए एक टीचर के ऊपर निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी से इमिटेट कर लें, हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, हमारी जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जैसे कि आप देखो कि विज़िट टू ऑब्ज़र्वेशन करनी है हमें स्कूलों की कि टीचर कैसे पढ़ा रहा है, तो किसी को हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, है ना? बट इफ तरीका हमारा ही होगा, क्योंकि जितना हम ज़्यादा मैकेनिकल होंगे तो वो ज़्यादा चलेगा नहीं, ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है। एज वी आर व्हाट वी आर, सो हमें अपने तरीके से अपने अपने टच को इसमें लेके जाना पड़ेगा। एवरी टीचर हु इंटेंड टू टीच हैज़ टू प्रिपेयर आउटलाइन ऑफ द टॉपिक। जो भी चाहता है कि मैं अच्छी टीचिंग कर पाऊँ या फिर, तो उसको पहले तो अच्छे से टॉपिक का आउटलाइन पता होना चाहिए एंड नोट इन द रिटन फॉर्म। एक रिटन फॉर्म में लिखो कि मुझे ऐसे 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 पढ़ाना है, कॉग्निशन लेवल पे किस तरह से बच्चे को, ठीक है, अपने बुद्धि के लेवल पे हमें ये लेसन प्लानिंग करनी पड़ती है। टीचर जो है वो उसको क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ाना है और क्या कैसे पढ़ाना है, ठीक है। उसके एम्स के उसको उसको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर से इस नॉलेज से मैं बच्चे को ऐसे ऐसे चाहता हूँ, ठीक है। उसमें खुद का टच नहीं है भाई, उसको उसको दिखना चाहिए कि ये काम आए, इसके कुछ भी पढ़ाया जा रहा है हवा में, तो वो सब नहीं, कैसे उसके लाइफ में उसको हेल्प करेगा वो चीज़, है ना। देर आर 3 phases ऑफ टीचिंग, प्री एक्टिव, इंटरैक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव, ठीक है। पहले, ठीक है, बिफोर टीचिंग, टीचिंग के दौरान जब आप इंटरैक्टिव हो रहे हो, इंटरैक्ट कर रहे हो बच्चों के साथ, और एक तरीके का आपको प्लान करना है, ठीक है। और ये सभी क्या है, हमारे टीचर को बताया जा रहा है कि ऐसे टीच करो भाई, समझो इसको। भाई क्यों ज़रूरत पड़ गई लेसन प्लान की? तो अब तक तो आपको ये गाथा समझ में आ गई होगी कि लेसन प्लान जो है वो एक तरीके का ज़रूरत बन गई है एक न्यू कमर टीचर के लिए। कैसे? क्योंकि उसको नहीं पता है, उसने कभी देखा नहीं है, या फिर उसने इतनी ऑब्जर्वेशन नहीं की है टीचर की कि वो कैसे क्लास में आता है, कैसे उसका इंटरेक्शन शुरू होता है, उसकी स्टार्टिंग पॉइंट्स क्या है, उसकी एंडिंग लाइंस क्या है, वो बीच जब लेक्चर दे रहा होता है उसके दौरान कैसे बोल रहा होता है, किन किन शब्दों का यूज़ कर रहा होता है, कहाँ टॉपिक के दौरान टॉपिक में रहता है या भटक जाता है, कि किन टीचिंग एड्स का यूज़ कर रहा है, हमें क्यों समझ में आता है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक टीचर को ऑब्जर्वेशन से बहुत कम पता चलती हैं। बट जब अगर उसको लेसन प्लान, अगर एक सिस्टम साइंटिफिक वे तरीका पता चल जाता है कि लेसन प्लान इस तरह से बनाएगा, क्योंकि वो अपनी क्लास को लीड करेगा, ठीक है। क्लास में जब बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं तो बच्चे कुछ उपद्रवी भी होते हैं, है ना, जो शोर डालते हैं। अगर टीचर का बैलेंस नहीं रहा उसकी साउंड में, या फिर उसका कम्युनिकेशन, उसका लिंक्ड होना बच्चों के साथ, अपना ही लेक्चर दे रहा है वो, ठीक है ना, तो बीच में शोर भी डालने लग जाते हैं बच्चे, तो कैसे वो इंटरेक्टिव रखेगा, कब कैसे कौन से स्टेप लेगा, कॉन्शियसली वो सोचेगा ना पहले, तो वो एक तरीके का लेसन प्लान ही होता है। लेसन प्लानिंग एक हेल्प करती है, या फिर एक रोड मैप होती है, या फिर एक ब्लूप्रिंट होती है टूवर्ड्स द एंटरिंग इन द क्लासरूम। मैक्रो लेवल पे आप टीचिंग कैसे करोगे, ये आपको हेल्प करता है। तो लेसन प्लानिंग एक सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक एट्रीब्यूट है जो कि बिफोर द टीचिंग इज स्टार्टेड एंड वेयर यू हैव टू डिवाइज द लेसन। डिवाइस करना पड़ेगा आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे इतने मिनट तक ही बोलना है, क्योंकि बच्चे बोर हो जाते हैं। हमें ज़्यादा भी नहीं बोलना है, हमें मिनिमलिस्टिक देखना है, कितना कैपेसिटी है बच्चों की सुनने की, उनसे पूछ लेना है अटेंडेंस कितने टाइम तक होती रहेगी, कितने मिनट आप स्टार्टिंग के उसमें रखोगे। 40 मिनट का पीरियड है, तो 40 मिनट तक आप कैसे एक क्लास को हैंडल करोगे, 30 बच्चों की क्लास।
तो आपके अंदर वो स्टैमिना या फिर आप कह सकते हो कि एक इफ़ेक्टिव प्लान होगा एक बिगिनर टीचर के लिए, तो वो लेसन प्लानिंग होती है। एक तरीके का आपका जो चैप्टर आप पढ़ाने जा रहे हो बच्चे को, ठीक है, या मान लो कि टेस्ट भी लेने जा रहे हो, तो आप किस तरह से स्टार्टिंग करोगे उसकी, एंड उसके अंदर आप कौन कौन से उसमें पहलू रखोगे, या फिर क्वेश्चनिंग करोगे बच्चों के बीच में, या फिर उनसे सवाल जवाब करोगे, डिबेट्स करोगे, या ये सारा प्लानिंग जो है वो बिफोर द लेसन प्लान, बिफोर द एंटरिंग इनटू द क्लासरूम। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नीड, इसकी नीड ही नीड है, सीधी बात है, ठीक है। लेसन प्लानिंग जो होती है वो टीचर को प्रोग्रेस करती है अगर वो प्रिपेयर नहीं है। लेसन प्लानिंग जो है एक प्रोसेस होती है टीचिंग की, एक तरीका होता है जिसमें वो जिसमें उसको फ़ायदा ही फ़ायदा है। फ़ायदा ही फ़ायदा कैसे कि वो अपने जो भी पढ़ाना चाहता है एक तरीके का गाइडलाइंस उसको मिलती है, गाइडलाइंस मिलती है एक ऐसे, इसके बाद ऐसे, इसके बाद ऐसे, एक तरीके का आपको एक रोड मैप मिलता है कि आपको इस पथ पे चलते जाना है और यहाँ तक पहुँच जाना है। ये जो एंड गोल है ये क्या है ये भी डिफाइंड होता है, और इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होगा वो भी डिफाइंड होता है। एक सिस्टम स्टेप बाय स्टेप क्या आपने उठाने हैं वो सब उसमें लिखा होता है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा रिसर्च डिज़ाइन होता है, रिसर्च डिज़ाइन आप पढ़ोगे तो उसमें भी यही है कि आपको एक ब्लू प्रिंट होती है जिसमें आप जो भी टॉपिक आप रिसर्च करने वाले हो उसके बारे में, किसके साथ करोगे उसके बारे में, कौन कौन सी बुक्स उसमें यूज़ हो रही है, कौन सा मेथड यूज़ हो रहा है, ये सारा ब्लू प्रिंट रिसर्च डिज़ाइन कहलाता है। तो वैसे ही जो लेसन प्लान है वो एक टीचर के लिए होता है कि टीचर कैसे वो क्लासरूम के अंदर पढ़ाएगा। सिस्टमैटिकली टीचिंग अच्छी हो उसको चलाने के लिए लेसन प्लान की ज़रूरत होती है। ये टीचर की जो फील्ड है काम करने की उसमें थोड़ी इन्हेंसमेंट लाता है। ये नहीं है कि उसको सिर्फ क्लासरूम के अंदर बस लेक्चर ही देना है, नहीं, लेक्चर से पहले आप कैसे बच्चों के साथ कनेक्ट करोगे, स्टार्टिंग कैसे होगी, क्वेश्चनिंग से होगी या फिर उनसे डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगी। तो एक तरीके का आपके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स भी सोचने पड़ते हैं टीचर को, कि टीचर को जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसमें वो पहले वो सोचेगा, ठीक है। रियलाइज़ द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, जो भी वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसके एम्स उसको पता हो, पॉसिबल टाइम जो है वो यूटिलाइज हो। ये नहीं है कि कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, पॉसिबल वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी, कि ताकि पता चलता रहे कि कहाँ पे वेस्टेज हो रही है और यहाँ पे हमें वेस्टेज करनी ही नहीं है, यहाँ पे अपनी बुद्धि या फिर अपनी जवान जो है वो लगानी ही नहीं है। एक तरीके का हमें बता दिया जाता है लेसन प्लानिंग में, हमें टाइम, कितना टाइम हमें दिया जा रहा है और एनर्जी कहाँ लगानी है हमें अपनी एनर्जी, है ना, और टाइम। मोस्ट ऑफ तो यही, कुछ लोग तो ऐसे ही मतलब क्या ही बोलें, टीचर को भी ये समझना है और बच्चे की एनर्जी भी सेव हो, अपनी भी वो एनर्जी सेव करे, और जो लर्निंग आउटकम वो जो सोच के बैठे हैं वो प्राप्त हो उन्हें, अन्यथा आपका जो लेसन प्लान है वो बर्बाद है, ठीक है। आपका लर्निंग आउटकम कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा, तो आपको लगना चाहिए कि हाँ यहाँ पे मेरा लेसन प्लानिंग सही है। अगर आपका लर्निंग आउटकम आपको नहीं प्राप्त हो रहा तो इसका मतलब आपका जो लेसन प्लानिंग है उसमें गड़बड़ है, सुधारिए उसको थोड़ा, है ना। एक सिस्टमेटिक होगा, ऑर्डर होगा, एक इकोनॉमिकल प्रोसेस है, इसमें इतना पैसा भी नहीं लगेगा, आपको सिर्फ सोचना है, इमेजिनेशन करनी है, थॉट प्रोसेस करनी है, ये वाला आइडिया लगाना है, ये वाला आइडिया लग सकता है, ये वाला मेथड लगेगा कि नहीं लगेगा, इस टॉपिक में ये वाला मैं इसमें अप्लाई कर सकती हूँ ताकि बच्चे को जल्दी समझ में आए। तो एक तरीके का आपको क्या करना है, सिर्फ सोचना ही है, इमेजिनेशन करनी है, और इमेजिनेशन को, आइडियाज़ को आपको लिख देना है बस, और लिख के उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी है। जो चीज़ अगर आप मान लो कि टूल में आपको लगता है कि फ़ोन का इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर फ्लैश कार्ड का यूज़ किया जा सकता है, बच्चे को ज़्यादा प्रिंट रिच इन्वायरमेंट दिया जाना चाहिए, या फिर किसी की साउंड सुनवा दी, या फिर रेडियो या फिर ऑडियो सुनवा दी। मान लो कि कोई पोएम राइमिंग हो रही है तो टीचर बार बार ना बोल के एक रिकॉर्डिंग कर ले कि वही रिपीटेड उनको सुनाई जाए। तो एक तरीके का
ड्रिल एंड प्रैक्टिस, एक तरीके का आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि टीचिंग लर्निंग सिस्टमेटिक होती है, ऑर्डरली होती है, और ये हमारे लिए ही हेल्पफुल होती है। एक सिक्वेंशुअल होती है, कंटेंट जो है वो प्रेजेंट एक सीक्वेंस में होता है। ये नहीं है कि आपका टीचिंग एड सबसे पहले शुरू टीचिंग एड से होगा, है ना, क्लास की जो इंट्रोडक्शन है वो लास्ट में जाके होगी, या फिर होमवर्क पहले हाथ में ही दिया जाएगा टीचर के द्वारा। तो ये एक टीचर के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना मतलब शुरुआती समय में ये सब नहीं होता है। एक तरीके का आपको बेसिक प्लानिंग लेके चलनी पड़ती है। लर्निंग स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, तो एक तरीके का आपको टैक्टिक्स, ये आपको समय के साथ पता चलता है। स्ट्रैटेजीज़ क्या रहेंगी, टेक्निक्स क्या यूज़ करोगे, एड्स क्या यूज़ करोगे, प्रेजेंटेशन कैसी होगी कंटेंट की, और सूटेबल एंड री इन्फोर्सिंग, कहाँ कहाँ हमें टीचर को पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ बच्चे को री इन्फोर्स करना है और कहाँ कंट्रोल करना है, क्योंकि कुछ दंड बालक भी होते हैं। क्या पता टीचर जो दंड बालक है उसको ही मॉनिटर बना दे ताकि वो ही चुप हो जाए, क्योंकि वो दंड नहीं करेगा ना। तो एक तरीके का टीचर को बिहेवियर किस टाइप का चाहिए क्लासरूम के अंदर, वो खुद ही डिसाइड करेगा। जैसे कि क्लासिकल कंडीशनिंग है स्किनर की, ठीक है, सॉरी उसकी जो भी है ऑपरेंट कंडीशनिंग जो भी है पेवलोव की। तो इन दोनों की आप देखोगे तो कंडीशन कैसे किया गया है किसी के बिहेवियर को। तो यहाँ से हमें जो होती है क्या कहते हैं हम थ्योरीज पढ़ते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं हमें बताया जाता है कि बिहेवियर में कैसे चेंजेस लाया जा सकता है। अगर ज़्यादा रीइंफोर्स किया जाएगा बच्चे को तो भी वो काम नहीं करेगा, अगर ज़्यादा कंट्रोल कर लिया जाएगा तो भी वो काम नहीं ढंग से करेगा। तो एक तरीके का रीइंफोर्स कहाँ करना है, कंट्रोल कहाँ करना है बिहेवियर को, ये टीचर को पता होता है। कैसे आइडेंटिफाई करना है सूटेबल इस, ठीक है, ये कुत्ता कहाँ से बोल रहा है। तो लेसन प्लानिंग जो है वो पता होनी चाहिए। टीचर को ये भी सिखाया जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में कि भाई अलग अलग वैरायटीज़ के बच्चे होते हैं, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई रेस का है, कोई कोई ये वाले रिलीजन का है, कोई कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई बेचारा इमोशनली स्टेबल नहीं है, कोई बेचारा किसी को नहीं बोला जा सकता, क्योंकि सबकी अपनी अपनी कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस टीचर को पता होंगे तो वो लेसन प्लानिंग में भी वो झलकेगा, कंसिडर करके दिखाएगा कि भाई हमें कोई बच्चा चलो इसको नहीं समझ में आता तो उसके लिए टीचर डिवाइस करेगा ताकि उसको भी बुरा ना लगे, है ना। कुछ टीचर्स क्या करते हैं कि बायर्स होते हैं बहुत ज़्यादा, वो गंदे टीचर्स होते हैं, बिल्कुल भी मुँह पसंद नहीं है मुझे। It did develop confidence pupil teacher to perform classroom कॉन्फिडेंस आता है भाई। जब आपको आ जाती है चीज़ कोई तो आपके अंदर अलग ही कॉन्फिडेंस होता है कि यार आई कैन डू दिस, आई कैन टेक दिस। टीचर बनने से पहले आपने ये सोचा था कि आप बदलाव लाना चाहते हैं, कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं सोसाइटी में, या फिर सोसाइटी में चेंजेस कैसे आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि हाँ मैं टीचिंग अच्छी कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि ये बच्चे जो हैं वो बदलाव का कारण बने। समाज में जो रूढ़ियाँ चलती हैं, जो बिल्कुल सेट ऑफ रूल्स चलते हैं, उनको उनमें बदलाव लाने के लिए ये बच्चे ही सहायक होते हैं। इनके ही दिमाग या इनके ही जो सेट ऑफ जो रूल्स बनाए गए होते हैं जो कि इनकी हर्डल्स का काम करती हैं, वो उनको इम्प्रूव करने के लिए बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे का दिमाग बढ़ाने के लिए एक टीचर को क्या करना है। सीधी सीधी बात है कि हम चाहते हैं कि बच्चे में बदलाव होगा तो समाज में बदलाव होगा। तो कहने का मतलब है कि कॉन्फिडेंस आता है जब आपके पढ़ाए हुए बच्चे बदलाव लाते हैं या फिर कुछ रूढ़ियों को तोड़ते हैं जो कि पहले से चलती आ रही हैं, ठीक है। इफेक्टिवनेस ऑफ टीचर डिपेंड्स अपॉन गुड लेसन, ऑब्वियसली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इफेक्टिवनेस मान लो कि आपको बहुत इंस्पायर करते हैं टीचर, ठीक है ना। टीचर कौन इंस्पायर करता है, कुछ को बस उनकी सुंदरता ही इंस्पायर कर देती है कि भाई वो बहुत ही ज़्यादा वेल प्लान्ड तरीके से सज धज के आया है क्लासरूम के अंदर। पहली बात, इट इज़ द वन ऑफ द फैक्टर, ठीक है। पहला फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन।
ये तो हो गया पहला इंप्रेशन कि टीचर सिस्टमैटिक एक ऑर्गेनाइज्ड वे में क्लासरूम के अंदर आया है, ठीक है। दूसरा होता है उसकी कम्युनिकेशन, कि भाई वो कितना कम्युनिकेट कर पा रहा है, क्या वो अपने ही कम्युनिकेशन बताया जा रहा है, थोपे जा रहा है बच्चों के ऊपर, या फिर कम्युनिकेटिव है, या बच्चों की जो मन में चल रहा है वो उसको पढ़ पा रहा है। दूसरा तीसरा होता है कि वो कितना इंटरेक्टिव सेशन रखता है। ये नहीं है कि अपनी ही कहानी बता दी, कुछ अपनी भी बताई और कुछ बच्चों की भी सुनी, तो वो इंटरेक्टिव बनता है। रिलेशन कैसा बनेगा, क्योंकि एज अ फ्रेंड जैसा, डिक्टेटर वाला फ्रेंडशिप नहीं होगी। तो इफ़ेक्टिवनेस यहाँ से नज़र आती है, यहाँ से झलकती है। सुंदर कपड़े पहनने से या फिर परमट्टे कटवा लेने से ये नहीं हो सकता कि आप एक अच्छे टीचर बन जाओगे। डेफिनेटली आपका कम्युनिकेशन, आपका लिंक्ड अप होना बच्चों के साथ, बच्चों के मन में क्या चल रहा है उसको पढ़ लेना, या फिर साइकोलॉजिकली आपको समझ में आना चाहिए इस बच्चे में, इसके बच्चे के मन में क्या चल रहा है, उसकी प्रॉब्लम का सल्यूशन देना। यही अल्टीमेट ग्रोथ गोल होता है एक टीचर का। तो गुड लेसन प्लानिंग जो होती है वो एक इफ़ेक्टिवनेस इंक्लूड करेगी। इफ़ेक्टिवनेस होती है कि भाई आप कितने इफ़ेक्टिव हो, आपको कितनी जानकारी है। नॉलेज होना इज़ नॉट कंपल्सरी, नॉलेज के साथ साथ आप कितना उस पर मक्खन लग, एक तरीके का आपकी भाषा में पकड़ कितनी है। मक्खन लगाना भाषा में ये फ़र्क नहीं होता, पर भाषा को भी अपने निजी या सरल शब्दों में बोल देना, या फिर जो आम भाषा में बोले जाने वाले शब्द हैं जो बच्चों को ईज़िली समझ में आए, या फिर उनकी लाइफ से ही लिंक्ड कर देना कि हमारे लाइफ में ऐसा होता है तो हम ऐसे होते हैं। तो एक तरीके का हम उनको अपनी निजी लाइफ, जो उनकी रियल लाइफ में चल रही घटनाएं हैं, उसके साथ लिंक्ड अप कर देते हैं। तो बच्चे को कनेक्शन बनाने में या फिर एसोसिएट करने में वो कॉन्सेप्ट्स के साथ वो ईजी हो जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपको ये समझ में आ गया एज अ टीचर, आपको ये आपका आधा काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। कहने का मतलब है कि इफ़ेक्टिवनेस झलक जाती है जब टीचर को, मान लो कि क्लासरूम के अंदर वो घबराया हुआ सा दिखता है, ठीक है, फेस पे कॉन्फिडेंस जो होता है, और जहाँ फिर टीचर पढ़ के नहीं आया है, ठीक है, उसमें भी डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं। क्लासरूम के अंदर किस तरह से टीचर का बिहेवियर है वो अलग ही होता है। तो आप देखोगे कि जब आप लेसन प्लानिंग करोगे तो आपकी जो इफ़ेक्टिवनेस होगी वो अनदर लेवल होगी, क्योंकि आपने उसमें मेहनत की है। भाई आपने सोचा है कि इस तरह से मैं बच्चों को पढ़ाऊँगा। आप आप इम्प्लीमेंट करके देखोगे वो टेक्निक, ठीक है। तो एक तरीके का जो टेक्निक काम करेगी वो आप उसको रिपीटेटिवली करोगे, फिर वो आपकी पेडागोजी बन जाएगी, ठीक है। लेसन प्लानिंग डेवलप करता है पीपल टीचर को एक पावर ऑफ रीजनिंग, कि आप रीज़न कर पाओ। कोई भी अगर आप टॉपिक पढ़ा रहे हो तो उठ के चले गए और वैसे ही पढ़ा दिया, ऐसा नहीं होता है। आप उस लेसन को पढ़ाते समय आप क्या दिमाग में रख रहे हो कि ये चीज़ पढ़ाते समय मुझे बच्चे को ये सोचने पे मजबूर करना है कि ये क्यों होता है, क्या कारण है। तो एक तरीके का हम क्या करेंगे, जब हम उस क्वेश्चन से, मान लो कि हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, टॉपिक पढ़ते पढ़ते हमें लगता है कि इसमें और क्या जाना जा सकता है, पॉसिबल क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं इस टॉपिक में से, हम खुद से क्वेश्चन करते हैं। जब टॉपिक को इतना हम डीप पढ़ लेते हैं, या फिर पॉसिबल क्वेश्चंस कितने हो सकते हैं इस एज के हिसाब से हम पढ़ लेंगे, तो ये पावर ऑफ रीजनिंग तो है कि एक टीचर किसी टॉपिक को पढ़ाने से पहले रीज़न कर रहा है कि ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्यों इसकी आवश्यकता है, बच्चे को पढ़ाने के बाद इसका क्या फ़ायदा होने वाला है। एक तरीके का क्वेश्चनिंग चल रही है। डिसीज़न मेकिंग, आप डिसीज़न लोगे कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, आप लिख लोगे। इमेजिनेशन पावर आपकी बढ़ेगी कि आप इमेजिन कर पाओगे कि बच्चे के कितनी हद तक उसकी वो स्पीड है। माइक्रो लेसन्स आर हेल्पफुल इन डेवलपिंग द स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स। तो माइक्रो लेसन जो होते हैं, जो सिर्फ शॉर्ट 5 मिनट के होते हैं, ज़्यादा लंबे लंबे नहीं होते 40 मिनट के, जो सिर्फ आपको सिखाते हैं कि आपको कैसे स्टार्ट कैसे करना है, कितने मिनट बोलना है और कैसे उसकी एंडिंग करनी है। माइक्रो लेसन भी एक आपकी स्टार्टिंग अच्छी हो सकती है।
तो इतना आपको समझ में आया कि कैसे जो लेसन प्लानिंग है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको एक तरीके का अगर हम वन लाइन में देखें तो गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, गाइडलाइंस सिस्टमैटिक होता है, हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं, हमें किस फील्ड ऑफ वर्क में काम करना है हमें बताता है, सीक्वेंस होता है, एक कंटेंट प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, वेस्टेज टाइम की एनर्जी ये सब कम हो जाती है, थोड़ा हमें पता चलता है, रीइंफोर्स कंट्रोल ये हमें पता होना चाहिए कि कहाँ करने हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस उसमें इंक्लूड होते हैं कि भाई इंडिविजुअल डिफरेंस को डिटरमाइन रखे, कंसिडर करे टीचर। कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, इफ़ेक्टिवनेस आती है, आपको किस डायरेक्शन में जाना है, डिसीजन मेकिंग बढ़ती है, रीजनिंग पावर बढ़ती है, इमेजिनेशन बढ़ती है। इस तरह से हम लेसन प्लानिंग को इसीलिए ज़रूरी समझते हैं। यहाँ पे हमारी नीड ख़त्म होती है। अब आता है हमारे कुछ प्रिंसिपल्स, क्या ऐसे सिद्धांत रहेंगे जिसके बेसिस पे हम लेसन प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आपको सक्सेसफुल इफ़ेक्टिव टीचर बनना है तो आपके लेसन प्लान इफ़ेक्टिव होने चाहिए, जो कि प्रिपेयर होने चाहिए, ठीक है। और इस प्रोसेस में हमें जो सब्जेक्ट मैटर चाहिए, मान लो कि हम सब्जेक्ट कौन सा पढ़ाने जा रहे हैं, सिलेक्शन उसकी कैसे करेंगे, कैसे उसको प्रेजेंट करेंगे, ऑर्गेनाइज वे में, ऑर्डरली, इफ़ेक्टिव लर्निंग होनी चाहिए, लर्नर की एक्टिविटीज़ इसमें क्या क्या हो सकती हैं, पार्टिसिपेशन कैसे हो सकती है दोनों की, टीचर और स्टूडेंट की, क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, क्या इवेल्युएशन रहेगी। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इवेल्युएशन, ऑब्जेक्टिव्स, एक्टिविटीज़, मटेरियल और सब्जेक्ट मैटर, ये सारी चीज़ें। इसके बाद हमारी आते हैं कि लेसन प्लानिंग जो है इंडिकेट द जर्नल लाइन्स विच अ टीचर विल फॉलो। टीचर उसको फॉलो करते करते अपनी टीचिंग प्रोसेस को अच्छा स्मूथ कर देता है। और लेसन प्लान जो होते हैं वो एक तरीके का टीचर को एक पर्टिकुलर टाइम में उसको एक तरीके का एक फ्रेमवर्क दिखाता है, एक मिरर होता है कि आप इस तरह से अपने लेसन प्लान को करोगे, ठीक है। पहले कैसे करोगे, पहला काम सबसे पहला होता है कि नॉलेज गैदर करना, कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हो उसके बारे में आपको कितना नॉलेज है। आप पढ़ाने जा रहे हो एसएसटी, अब डाल दिया आपने उसमें साइंस, तो ऐसा नहीं हो सकता। एसएसटी का नॉलेज आपको कितना है, समाज का आपको कितना नॉलेज है, कितने आप दायरे में रह सकते हो, कितना एलैबोरेटिव उसको कर सकते हो। टीचर को मास्टरी होनी चाहिए अपने कंटेंट के ऊपर। सबसे पहले तो ये, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हो क्लासरूम के अंदर, आपको उस पर मास्टरी होना पड़ेगा। आप ये नहीं है कि आप आज ये वाला चैप्टर पढ़ के गए हो सिर्फ आपको उसके बारे में ही पता है, नो, आपको उसकी कंटेंट के इर्द गिर्द, ऊपर नीचे बाएं दाएं जो भी टॉपिक्स हैं वो आपको पहले ही पता होने चाहिए। आपने पहले से उसको, उसकी समझ आपको होनी चाहिए जो भी आप पढ़ाने जा रहे हो। आइडेंटिफाई लर्निंग ऑब्जेक्टिव, अब क्या करोगे जब आपने पढ़ लिया सारा, तो उसमें से आपकी कोशिश करोगे कि क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, क्या बच्चा इसमें से सीख सकता है, क्या इंस्ट्रक्शंस मैं दूँ तो बच्चा एक तरीके का अपना बुद्धि का प्रयोग करके, या फिर एक तरीके का टीचर को एक, कि उनकी नीड क्या है, उनकी नीड्स के हिसाब से, बच्चे की नीड्स के हिसाब से उनको टीचर को अवेयरनेस होनी चाहिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। ये हमने बात की कि वो भेदभाव ना करे, या फिर उसके जो टीचिंग स्ट्रैटेजी है वो कौन सी रहेंगी, वो कौन से स्ट्रैटेजी का यूज़ करेगा क्लासरूम के अंदर, मेथड का यूज़ करेगा ताकि उसकी जो टीचिंग लर्निंग है वो इफ़ेक्टिव हो सके, टैक्टिक्स कौन से यूज़ करेगा, टीचिंग एड्स क्या यूज़ करेगा अपने कंटेंट को और भी ब्यूटीफुल बनाने के लिए, कि ये भी बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा। और इसमें क्या चाहिए कि क्या प्रोसीजर रहेगी, क्या उनको सपोर्टिव डिवाइस चाहिए, क्या मतलब एक तरीके का आपको जो भी आप चाहते हैं, मान लो कि आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज़ क्या रहेंगी, आप किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे, आप क्या प्लान कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कैसे कर रहे हैं, आप कौन सी स्किल बच्चे के अंदर लाना चाहते हैं, ब्लैक बोर्ड का कैसे यूज़ करेंगे। अ टीचर शुड
हैव गुड नॉलेज एंड स्किल ऑफ डेवलपिंग वर्किंग। तो टीचर को एक स्किल डेवलप करनी पड़ेगी कि क्वेश्चनिंग की, कि उसके अंदर पहले खुद क्वेश्चंस आएंगे तो जाके ना वो किसी बच्चे का आंसर कर पाएगा। तो खुद क्वेश्चंस आने चाहिए, उसके एक्सप्लेनेशन उसको पता होने चाहिए कि इसका क्या एक्सप्लेन होगा, क्राइटेरिया टेस्ट कैसे लेना है, ठीक है। इवेल्युएशन ऑफ गुड लेसन प्लान, इवेल्युएट कैसे करेंगे कि हमने गुड लेसन प्लान बनाया है। तो भाई उससे ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली हमें दिखने चाहिए, क्वालिटी उसकी होनी चाहिए, जो भी एक्सपेक्टेड कर रहे हैं हम लोग कि भाई ऐसे ऐसे क्लियर कट ऐसा होना चाहिए बच्चे के, इससे लर्निंग क्या वो आ रहे हैं सच में। अगर वो आ रहे हैं तो ये आपका लेसन प्लान क्या है, बहुत ही अच्छा है। कंटेंट जो आप पढ़ा रहे हो क्या वो उसका निजी लाइफ में काम आ रही है, अप्रोप्रिएट है। जो भी लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चा ले रहा है क्या वो सीक्वेंस में है या फिर कुछ भी कहीं से भी उठा लिया, नहीं। लर्निंग एक्सपीरियंस अप्रोप्रिएट हो, जो भी सपोर्टेड डिवाइस यूज़ की जा रही है वो भी अप्रोप्रिएट हो, ठीक है। ये सब चीज़ें टीचर को डिसाइड करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमारी लेसन प्लानिंग ख़त्म होता है। लेसन प्लानिंग की तो ओवरव्यू था कि भाई लेसन प्लानिंग क्या होती है, कैसे टीचर इफ़ेक्टिव हो सकता है, कैसे वो इम्पॉर्टेंट होता है। अब आता है कि ईयरली प्लान क्या होता है, ठीक है। लेसन प्लान तो ऐसे मतलब क्लासरूम के अंदर कैसे पढ़ाना है, ये ओवरऑल व्यूज़ था। अब ईयरली आपको एक बच्चे को पढ़ाना है, मतलब एक क्लासरूम को पढ़ाना है, 9th क्लास को पढ़ाना है। तो ईयरली अगर इंग्लिश में पढ़ाने जा रहे हो, मान लो इंग्लिश आपकी सब्जेक्ट है तो आप पढ़ाने जा रहे हो इंग्लिश, टीचर को क्या करना है, कंप्लीट दिमाग में व्यू होना चाहिए कि क्या उसको पढ़ाना है सब्जेक्ट्स का, ठीक है। पूरे साल होल एकेडमिक सेशन आपको किस तरह कैसे पढ़ाना है। अ ईयरली प्लान इज़ इन फैक्ट अकेडमिक कैलेंडर। एकेडमिक कैलेंडर क्या होता है, जिसमें सारी गाथाएं लिखी होती हैं कि इस दिन ये वाला चैप्टर, इस दिन ये वाला चैप्टर, 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए, फिर ये वाली एक्सरसाइज, इस तरह से एक्टिविटी, इस तरह से। ये मतलब एक तरीके का कैलेंडर होता है कि इस महीने में इतने चैप्टर्स कंप्लीट होने चाहिए, इतना टेस्ट हो जाना चाहिए, FA1 U1 2 जो भी है, FA1 FA2 SA1, ये सब एकेडमिक कैलेंडर में लिखे होते हैं। असेसमेंट कैसे करनी है, लर्निंग थ्रू एवेल्युएशन कैसे करनी है, आप कितना सीख पा रहे हैं लेसन से, ये सब चीज़ें एकेडमिक कैलेंडर में होती हैं। ईयरली प्लान होता है जो कि एकेडमिक कैलेंडर या कैलेंडर ऑफ एकेडमिक एक्टिविटीज़, जो भी एक्टिविटीज़ करवाई जाएंगी टीचिंग के दौरान, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सलेबस क्या रहेगा और सलेबस में भी क्या आप अचीव करने वाले हो, क्या गोल रहेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे। पूरा साल जो भी प्रोग्राम चलेगा वो कैसे चलेगा, इन फॉर्म कौन सी फॉर्म ऑफ टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ कैरिड आउट होंगी थ्रू द सेशन। ड्यूरिंग सेशन हमारे सेलिब्रेशंस भी होते हैं भाई हमारे स्कूल में, तो ये टीचर के काम है, ठीक है, कैसे चलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज कितने हैं, सबसे पहले तो ये टीचर को लिख के रख लेना है कॉपी में। टोटल वर्किंग डे कितने हैं, टोटल वर्किंग डे कितने मतलब कि रेगुलर, मान लो हफ्ते में संडे तो छुट्टी होती है और संडे में आ गया महात्मा गांधी जी का बर्थडे, तो यहाँ पे भी छुट्टी होगी। बीच में दिवाली आ गई, तो इसमें से ये 3 वर्किंग डेज है, उसको लिख के रख लो पहले ही कि ये वाला वर्किंग डे है, इस वर्किंग डे में मुझे कैसे पढ़ाना है। अवेलेबल कर दो बच्चे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पे, और फिर नंबर ऑफ़ पीरियड्स कितने लगने वाले हैं। अब इतना हमने पता लग गया कि हमारे 3 दिन बचे हैं हफ्ते में, और इनमें कितने पीरियड्स हमारे लगेंगे, तो ऑब्वियसली 3 पीरियड लगेंगे। पहले पीरियड में मुझे क्या पढ़ाना है, कौन सा यूनिट कंप्लीट करना है, कितना पढ़ाना है ना, ये सब एक तरीके का आपको पता चल जाता है कि नंबर ऑफ़ पीरियड्स आपके 203 201 पीरियड्स लगने वाले हैं, या फिर 100 पीरियड्स लगने वाले हैं, ठीक है, 100 घंटे कह लो, ठीक है, पूरे साल की बात कर रहे हैं। तो एक तरीके का स्कोप पता चल जाता है सब्जेक्ट में कितने नंबर ऑफ़ टॉपिक्स हैं। टॉपिक्स हम 100 दिन हैं, हमारे पास 200 टॉपिक है,
तो मान लो कि एक दिन में हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट होने चाहिए। इस तरह से इवैल्यूएशन करेंगे हम पहले ही। सिलेबस को देखेंगे, कंटेंट कितना है, एक चैप्टर में एक दिन में कितने चैप्टर हो जाएंगे, ये हमने देखना है कि लर्निंग क्या, किस टाइप की लर्निंग एक्सपीरियंस हम बच्चे को कराना चाहते हैं उस चैप्टर से, ये सब हम देखेंगे। जो भी प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है टीचिंग लर्निंग के दौरान वही हम लेके चलें तो बेहतरीन होगा, क्योंकि वो उनके हिसाब से होता है, वो उनकी मेंटल एज के हिसाब से होता है और उनकी उम्र के हिसाब से होता है। ठीक है, हम कहीं से भी कहीं नहीं चले जाएंगे। द मीन एंड मटीरियल अवेलेबल फॉर द टीचिंग लर्निंग, जो भी हम पढ़ा रहे हैं उनको उनका मीनिंग उनको पता होना चाहिए। अब ईयरली प्लान तो हमें समझ में आ गया कि जो भी सिलेबस है उसको गो थ्रू करना, उसका नंबर ऑफ पीरियड्स कितने लगेंगे, नंबर ऑफ डेज़ कितने होंगे, वर्किंग डेज कितने होंगे, फिर हम उसको काउंट डाउन कर लेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लेंगे कि इस चैप्टर को हमें इतने पढ़ाना है, इतने दिन में कंप्लीट करना है और इसका इतना टेस्टिंग होगी, या फिर ऑब्जेक्टिव्स गोल पूरे हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, जो भी सिलेबस दिया उसमें ही अटक के हमें पढ़ाना है। सिंपल बात। यूनिट प्लानिंग। अब यूनिट प्लानिंग ये हमने जान लिया कि मान लो कि 201 वर्किंग डेज है, मैंने ये अजप्शन किया, ठीक है, क्या पता कितने होते हैं, आई डोंट नो। 200 डेज है हमारे पास, मान लो कि 201 डेज है वर्किंग डेज, ठीक है। अब 200 वर्किंग डेज है, हम इंग्लिश चैप्टर पढ़ा रहे हैं पूरे साल भर के, तो वर्किंग डेज हमने देख लिया कि भाई इंग्लिश सब्जेक्ट हमने चूज़ कर लिया। कंटेंट हमें देखना है कि कितने सिलेबस है इसका, तो मान लो कि इसमें 10 चैप्टर हैं, ठीक है। अब 10 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर में एक चैप्टर कितने मिनट लगेंगे, कितना घंटे लगेंगे। अब यहाँ पे सिर्फ ऐसे हमने ओवरव्यू ले लिया कि 10 चैप्टर हैं, 201 दिन है, तो भाई इसको हाफ डिवाइड कर देंगे कितने महीनों में, है ना। तो ये महीने या फिर यूनिट प्लानिंग हो जाती है कि जब यूनिट प्लानिंग तो पूरे साल की होती है, बट अगर हम मंथली बात करें, जो मंथ्स में डिवाइड कर देना उन्हीं यूनिट्स को। 10 यूनिट है तो 10 यूनिट, एक मंथ्स में कितने यूनिट होंगे, है ना, एक मंथ में हम कितने यूनिट करना चाहते हैं, वीकली उसको डिसाइड कर दो। इसमें अच्छा 5 दिन है तो 5 दिन में मुझे इतना 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 पढ़ाना है। फिर आता है डेली, तो डेली मुझे कैसे पढ़ाना है। डेली में मैं एक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, मान लो ये फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, तो फर्स्ट चैप्टर का आधा हाफ पढ़ा दूंगा, फिर उसके बाद मैं शुरू करूँगा, ठीक है। एक पर्पस ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन की, प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो जानी चाहिए बात, जो भी यूनिट प्लानिंग की बात हो रही है, ठीक है। एक तरीके का यूनिट प्लानिंग होती है कि डिवीजन एंड इम्प्लीमेंटेशन करना। चलिए इधर पढ़ते हैं, थोड़ा और समझते हैं यूनिट प्लानिंग। प्लानिंग जो है इंस्ट्रक्शनल वर्क है कि एक इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं इस तरीके से, पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इंस्ट्रक्शन वर्क हैं जो कि डिवाइड किया जाता है। मान लो कि हमारे पास 10 चैप्टर हैं, तो 10 चैप्टर हैं, हमारे पास कितने महीने हैं, मान लो 5 महीने हैं, 5 महीने हैं, 2 ऐसे हम डिवाइड कर देंगे, 2 2 4 2 6 2 7 2 8 2 ऐसे। तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीना, 6 महीना। तो हम इस तरह से 1 महीने में 2 चैप्टर और 2 महीने, मतलब दूसरे महीने में 2 चैप्टर, इस तरह से हम महीने में डिवाइड कर देंगे। फिर यही महीने में, जब महीने में 2 चैप्टर हमने डिसाइड करे हैं, तो हम क्या करेंगे, महीने को भी हम तोड़ देंगे, महीने को भी डेज़ में डिवाइड कर देंगे, वीक्स में डिवाइड कर देंगे, वीकली, इसी को हम बोल देते हैं वीकली प्लानिंग। और फिर वीक को भी, मान लो कि वीक में भी अगर मान लो कि एक चैप्टर का आधा भी हमने पढ़ना है, तो आधे में भी जो सब यूनिट्स होते हैं उसमें भी कैसे पढ़ाना है, उसको ही हम डिवाइड कर देना सिलेबस को इनटू द सम वेल डिफाइंड मीनिंगफुल यूनिट्स में, है ना। और पढ़ लेते हैं इसमें कि एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़, एक्सपीरियंसेस, टाइप्स ऑफ लर्निंग एंड सर्टन प्रॉब्लम्स जो हैं, ओ सॉरी प्रॉब्लम और द पर्पस, ठीक है, वो सब क्या है, यूनिट प्लानिंग है। कि यूनिट को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कि
एक्टिविटीज़ क्या करवाई जाएंगी। मान लो एक यूनिट है, ठीक है, मैप का, तो मैं मैप को ही लेके चलूँगी क्योंकि मैं एसएसटी की टीचर हूँ। तो मान लो कि मैं मैप पढ़ाने वाली हूँ, मैप, ठीक है। तो मैप में मेरी क्या क्या एक्टिविटीज़ रहेंगी मैं उसमें लिख लूँगी ऐसे करके कि अच्छा मुझे इस हफ्ते में ये वाला चैप्टर पढ़ाना है, तो इसमें मुझे ये वाली एक्टिविटी बच्चे को करानी है। फिर मैप के माध्यम से फिर या फिर एक्सपीरियंस मुझे क्या करवाना है उसको, ताकि मैप के बारे में उसको पूरी फुल जानकारी हो। सेंट्रल प्रॉब्लम, पर्पस क्या है मैप पढ़ाने का, एक टीचर को पता होना चाहिए, है ना, बच्चे को भी पता होना चाहिए। और इसके साथ इसमें क्या क्या प्लानिंग जुड़ेगी, इस चैप्टर को और मैं कितना अच्छा बना सकती हूँ, इसमें और क्या मैं बच्चे को और सिखा सकती हूँ, फिर वो खुद घर जाके सीखें, प्लान कर सकती हूँ इसमें, इवेलुएट करके उसका क्या रिज़ल्ट आएगा। ये सब चीज़ें यूनिट प्लानिंग होती है। एक यूनिट से पर्टिकुलर उसका कैसे, उसका उसकी कैसे अरेंजमेंट करना, उसकी सिलेबस, उसका एक तरीके का आप इसमें भी मान सकते हो कि सेम ही हो सकता है कि प्लानिंग करना है इसमें, और अपने जो भी एक्टिविटीज़ एक्सपीरियंस बच्चे को देना चाहते हो, जो भी प्रॉब्लम है उसको रिमूव करना चाहते हो। कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज़ होती है जो कि मीनिंगफुल एक्टिविटी करवाती है एंड हम कुछ अचीव कर पाते हैं किसी यूनिट से। अप्रोप्रिएट बिहेवियरल चेंजेस, उसमें बिहेवियरल चेंजेस भी आते हैं, ठीक है। और यूनिट कैन बी डिफाइन एज अ पर्पसफुल लर्निंग एक्सपीरियंस फोकस ऑन द बिहेवियर ऑफ लर्नर, कि यूनिट क्या करता है कि बिहेवियर में चेंजेस लाने की बात करता है, क्योंकि वो पर्पसली अगर टीचर उसको करवाएगा, उससे ये मीनिंग होगा, इसका ये मीनिंग होगा, उसका अलग अलग डायमेंशंस देखते हुए उसको एक बाइंड रूप में बच्चा सीखेगा, तो इफ़ेक्टिवनेस तो वहाँ होगी ही। तो इतना आपको समझ में आया कि यूनिट प्लानिंग क्या है। ये भी हमारे चैप्टर में दिया गया है। ईयर प्लानिंग क्या है, यूनिट प्लानिंग क्या है, ठीक है। पर्पसफुल लर्निंग होगी, यहाँ से हम कुछ सीख पाएंगे, हमारी एक्टिव पार्टिसिपेशन होगी, हम इंटलेक्ट कर पाएंगे, अपने दिमाग का यूज़ कर पाएंगे जब हम कुछ पर्पसफुली करते हैं। कोई भी यूनिट हम पढ़ रहे हैं तो उसका कोई पर्पस दिया गया है, ठीक है। बच्चों के लिए उस कम पर्पस हो सकते हैं, पर जब हम ग्रेजुएशन या मास्टर्स करते हैं तो हमारे पर्पस कुछ और होते हैं पढ़ने के, ठीक है। यहाँ तो डिग्री लेने के पर्पस होते हैं कुछ लोगों के उसमें मीनिंगफुल लर्निंग भी होता है। टाइप्स ऑफ यूनिट्स होते हैं, रिसोर्स यूनिट, टीचिंग यूनिट। रिसोर्स वही कि उसमें क्या क्या कंटेंट होगा, थीम किस पे रहेगा, ये अगर चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ उसका थीम, प्रॉब्लम क्या है इस टॉपिक में, ठीक है, टॉपिक क्या रहेगा, अप्रोच क्या रहेगी, एक तरीके का रिसोर्सेज क्या क्या लगेंगे, कंटेंट कहाँ से हम लेके आएंगे, कौन कौन से एरिया पे फोकस करवाएंगे, क्या क्या एक्सपीरियंस बच्चों को करवाएंगे, एक तरीके का रिसोर्स है ये रिसोर्सेज, जो कि उनको सहायक सामग्री है यूनिट में। ऑर्गेनाइज समराइज्ड एक्सपीरियंस, इवेल्युएशन ऑफ लर्निंग, इंस्ट्रक्शनल रिसोर्सेज। दूसरा इसमें आता है टीचिंग यूनिट। द टर्म टीचिंग यूनिट यूज टू डिस्क्राइब द डेवलप द यूनिट ऑफ वर्क इन द क्लासरूम। यूनिट ऑफ वर्क, it also refers to the unit in action. Teaching unit focus on the implementation of learning activity and the processes जो भी उन्होंने यूनिट डेवलप करा, ठीक है। सीधी सीधी बात यहाँ पे हम करते हैं कि यूनिट प्लानिंग एक तरीके की आपकी प्लानिंग है, आप पर्पसफुली वो चीज़ एक्टिविटी कर रहे हो। उस चैप्टर को सीखने के बाद जो रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं उसको रिसोर्स यूनिट कह दिया। बट जब अगर हम बात करें टीचिंग यूनिट की बात करें, तो टीचिंग यहाँ पे एस्पेक्ट आ जाता है कि हम टीचिंग करते समय ऐसा क्या यूज़ करें कि वो सच में हमें आउटकम्स दिखे, वो सच में बच्चे के अंदर बदलाव दिख रहा है, हमको इम्प्लीमेंट कर पाएँ हम, जो उनके बिहेवियरल चेंजेस हैं, जो उनके विचार शक्ति है, इमेजिनेशन है, या फिर जो इम्प्लीमेंट कर पाएँ वो अपनी लाइफ में। सीधी सीधी बात में इतनी ही है, पेडागॉजी कह सकते हैं एक तरीके का। रिसोर्स यूनिट यहाँ पे आ गया हमारे आइडिया और हमारे सजेशंस, और
टीचिंग यूनिट के बिना ये काम नहीं करती। ये मतलब एक तरीके का साइकिल है कि रिसोर्स यूनिट भी ज़रूरत है, टीचिंग यूनिट की भी ज़रूरत है। ये एड्स ही हैं। टीचिंग जब हो रही है, ठीक है, हम रट के तो नहीं जा रहे हैं, कोई चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, कि कॉम्प्रीहेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई क्या हम आउटकम्स क्या चाहते हैं। ये टीचिंग यूनिट हो गया। जो रिसोर्सेज वहाँ यूज़ हो रहे हैं, कंटेंट यूज़ हो रहा है, जो भी इस्तेमाल सामग्री है, सब्जेक्ट टू स्टडी, वो सब क्या है, कंटेंट है, एड्स है, यूज़ करने वाली चीज़ें हैं। बट टीचिंग जो यूनिट हम बता पाएंगे कि आपको, ठीक है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट हो जाता है हर्बर्शियन अप्रोच ऑफ टीचिंग, कि हमें एक मैकेनिकल टाइप ऑफ स्टेप्स दिए गए हैं, उसको फॉलो करिए और अपना लेसन तैयार करिए। तो हर्बर्शियन एक हर्बर्ट इंसान है कोई भाई, ठीक है, इंसान ही होगा कोई। तो हर्बर्शियन अप्रोच वहाँ से है, ये उसी ने इनिशिएट किया होगा, ठीक है, हर्बर्ट ने। तो उन्हीं का जो प्लानिंग है, लेसन प्लानिंग वहाँ से शुरू हुई है। तो इनकी जो लेसन प्लानिंग है वो चार स्टेप्स में कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, जो कि हमें एक तरीके का क्लैरिटी देती है कि हमें कैसे पढ़ाना है। अभी तक हम बात कर रहे थे कि ये पढ़ाने से ऐसे हो जाते हैं, या फिर इफ़ेक्टिवनेस आ जाती है, क्लैरिटी मिलती है कैसे। अब ये जो प्लान है, अप्रोच है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक हमें क्लैरिटी मिलती है, क्लियर थॉट्स, हमारे थॉट्स क्लियर होते हैं कि अच्छा पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, हमें दिख जाएगा। इसमें एसोसिएशन कर पाएंगे, सब्जेक्ट्स के साथ लिंक्ड अप कर पाएंगे कि हम अच्छा अब हम ऐसे भी करेंगे। एक मेथड इसमें बता दिया जाएगा कि इस तरह से आप ऐसे चूज़ कर सकते हो। 4 स्टेप्स में इन्होंने अपनी बात कही। तो पहला स्टेप्स है प्रिपेयर करना और प्रेजेंट करना। तो प्रिपेयर क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस क्या करेगा, जो टीचर है वो प्रिपेयर करेगा। 3 क्वेश्चंस होंगे जिसको वो प्रिपेयर करने वाला है, ठीक है, प्रिपेयर करने वाला है। और सम क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम द पीपल ऑर्डर टू टेस्ट, कि क्वेश्चंस टीचर क्या करेगा, पुट करेगा, ताकि बच्चे का जो प्रायर नॉलेज है, प्रायर नॉलेज होता है, प्रायर जो पिछला ज्ञान है, उसको टेस्ट करने के लिए, ताकि उसको समझ में आए कि मेरे को कहाँ से स्टार्ट करना है। अगर जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ तो उससे पहले ही जांच लेना टीचर का एक कर्तव्य है, ताकि वो अपना टाइम वेस्ट ना करे। तो वो पहले ही प्रीवियस नॉलेज, बच्चे का जो भी उसका पूर्व ज्ञान है, उसको जज करने के लिए या फिर उसको समझने के लिए ऑर्डर टू टेस्ट क्या करेगा, क्वेश्चन करेगा। क्यूरोसिटी होनी चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब वो टीचर क्वेश्चन करेगा तो बच्चे के अंदर क्यूरोसिटी होगी, लर्न करने की या नॉलेज लेने की एक क्यूरोसिटी होगी। वो क्या करेगा, बाय टेस्टिंग अ प्रीवियस एक्सपीरियंस पीपल आर प्रिपेयर फॉर एक्वायर न्यू नॉलेज। जब हम प्रीवियस ईयर के साथ उसको लिंक्ड करेंगे, जो भी हम न्यू इम्पार्ट करने वाले हैं उसका लिंक्ड करेंगे प्रीवियस नॉलेज से, तो वो उसको ईजी हो जाएगा एसोशिएट करना, ठीक है, न्यू नॉलेज को जल्दी वो गैदर कर पाएगा। तो प्रिपेयर करना और प्रेजेंट करना आना चाहिए। क्वेश्चन पहले आप प्रिपेयर कर लोगे, फिर आप उसको प्रेजेंट करने के लिए भी काबिल होंगे। तो हर्बर्शियन अप्रोच कहती है कि भाई सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना है क्वेश्चंस को एंड उसको प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट इसमें आता है स्टेटमेंट ऑफ एम, जनरल ऑब्जेक्टिव्स और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव मतलब कि ओवरऑल आप इस सब्जेक्ट से बच्चे को क्या सिखाना चाहते हैं, और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होगी उस लेसन के दौरान जो भी आप सिखा रहे हैं, तो उसमें से आपके क्या स्पेसिफिक आप इसमें से निकालना चाहते हो, ठीक है। इस तरह से आप क्या करोगे, आपके एक क्लियर कट आप लिखोगे उसको, ठीक है। राइट द टॉपिक ब्लैक बोर्ड इन क्लियर वर्ड्स, ठीक है। एम क्या है, बच्चों को बताओगे कि हम ये पढ़ने से हमें ये फ़ायदा होने वाला है। तो एक तरीके का आप स्टेटमेंट दोगे, एक लाइन लिखोगे,
ठीक है। दूसरा प्रेजेंटेशन कैसी होगी आपकी। तीसरा आपका आ गया प्रेजेंटेशन, ठीक है। लेसन जो है हमने जो भी डेवलप करा है, कोऑपरेशन ऑफ पीपल, किसकी हेल्प से, पीपल्स की हेल्प से। अपॉर्चुनिटीज आर प्रोवाइडेड टू द पीपल टू लर्न देमसेल्व्स बाय स्टिमुलेटिंग देयर मेंटल एक्टिविटी। हम क्या करेंगे कि जो भी हमने जो भी मतलब एक तरीके का जो लेसन प्लान किया है, हमने सोचा कि हमें ऐसे 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 पढ़ाना है। हमने क्या करना है, उस लेसन प्लान में हमें बच्चे को अपॉर्चुनिटीज़ देनी है ताकि उनकी वो मेंटल एबिलिटी जागृत हो सके या फिर स्टिमुलेट कर पाए, वो खुद ब खुद मैं अपनी दिमाग का यूज़ करें। ऐसा हमारा लेसन प्लान में प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। टीचर ट्राई टू रिसीव मोस्ट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पीपल by the questioning so that new knowledge may get related to the previous knowledge। टीचर को ट्राई करना चाहिए टू रिसीव मोस्ट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पीपल। टीचर को ये नहीं है कि अपनी गाथा गा रहा है, कहीं से भी लर्न करके आया और वही बोले जा रहा है, नहीं। हमें क्या करना है, बच्चे के ही द्वारा क्वेश्चन जो किए गए हैं उन्हीं को क्या करना है, उठाना है और उन्हीं को लिंक्ड अप करना है हमारे जो न्यू नॉलेज हम बच्चे को देना चाहते हैं। हम पहले उनका पहला जो पूर्व ज्ञान है उसको प्राप्त करेंगे, पहले उनको सुनेंगे, फिर जाके हम न्यू नॉलेज को ऐड करेंगे उसमें। तो ये प्रेजेंटेशन होती है। कंपैरिजन एंड एसोसिएशन, कंपैरिजन मतलब कंपेयर करेंगे। तो जब भी एप्लीकेशन की बारी आई, जो भी हम पढ़ाने जा रहे हैं, जो भी उनको सिखाने जा रहे हैं, तो कंपैरिजन जो होता है वो बच्चे को जल्दी समझ में आता है। जो भी मटेरियल कंपैरिजन में होता है, हम ऐसा करते हैं तो ऐसा होता है, तो इसलिए इसमें भी ऐसा होता है। मतलब एक तरीके का हम कंपेयर करते हैं हमारी निजी लाइफ से। हमारे टीचर्स होते हैं ना जो मतलब कि हमें क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स देते हैं हमारे निजी लाइफ से, तो वो क्या है, एक तरीके का कंपैरिजन करते हैं हमारे वो उस कॉन्सेप्ट के साथ। तो एप्लीकेशन होती है, ठीक है। एप्लीकेशन टॉट, ठीक है, म्यूचुअली क्या होना चाहिए, कंपैरिजन होना चाहिए जो भी पढ़ाया जा रहा है। टीचर एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन द टू सब्जेक्ट्स एंड ऑल्सो बिटवीन द फैक्ट एंड इवेंट्स। जो भी फैक्ट हम बता रहे हैं उसके इवेंट के साथ कनेक्टेड होने चाहिए। मतलब आपको क्या करना है, एसोसिएट करना है। ये नहीं है कि आप पढ़ा रहे हो हिस्ट्री और उसमें आप कुछ भी पढ़ाए जा रहे हो, मतलब कुछ भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा आपको अपनी निजी लाइफ से या फिर उसके जो एसोसिएटेड एग्जाम्पल्स हैं वो होने चाहिए, ताकि आप बच्चा लिंक्ड अप करेगा तो जल्दी उसको समझ में आएगा। जनरलाइज करें, हर्बर्ट टर्म्ड एज द स्टेप एज अ सिस्टम जनरलाइज आफ्टर एक्सप्लेनिंग द मेन लेसन। जो भी आपने एक्सप्लेन करा उसको क्या करना है, प्रोवाइड विद अपॉर्चुनिटी टू थिंक। तो उसको ऐसा इन्वायरमेंट दो या फिर ऐसा क्वेश्चन दो ताकि वो सोचने पे मजबूर हो कि ये क्यों पढ़ाया गया और इसका क्या मीनिंग था, और एक तरीके का उसको उससे कोई मतलब एक तरीके का विचार उसका शुरू हो। हालांकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो विचार नहीं करते, जैसा टीचर ने पढ़ा दिया वो वैसा ही पढ़ लेते हैं। बट जनरलाइजेशन होती है कि एक विचार छोड़ के जाना, कि सब उस पर विचार करें। द फॉर्मुलेट such principles and the rules which may be used in various situations in the future। क्या पता वो जो सोच है वो फ्यूचर में यूज़ हो जाए, क्या पता, है ना। तो जनरलाइजेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इसमें आता है एप्लीकेशन, कि अप्लाई करना भी सीखे। एप्लीकेशन होती है कि जिसमें हमने जो भी एक्वायर करा, जो भी हमने जाना न्यू, हम उसको अप्लाई करें अपनी लाइफ में। हम अपनी जो भी नई सिचुएशंस हमारे साथ आ रही हैं उसमें अप्लाई करने की कोशिश करें, ताकि हमारे जो काम है या फिर जो भी हम कर रहे हैं तो उसमें इम्प्लीमेंट हो सके, वो नॉलेज इम्प्लीमेंट हो सके, ठीक है। द टीचर वेरीफाई दिस बाय रिकैप्चुलेशन by providing opportunity to apply the acquired knowledge in the new situation। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला क्या था, प्रिपेयर करना है अच्छे से, कि हमें बच्चे के अंदर पहले तो क्वेश्चंस पुट करने हैं। बच्चे को क्वेश्चन पुट करते समय हमें ये पता चलेगा कि उनका क्या प्रायर नॉलेज है और उससे हमें टेस्ट
हम उनको टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चंस के माध्यम से। तो पहला इसमें अप्रोच हो गई प्रिपेयर करना और प्रेजेंट करना ऐसे क्वेश्चंस। फिर दूसरा होता है कि ऑब्जेक्टिव्स, हम इस चैप्टर से क्या ऑब्जेक्टिव्स निकाल रहे हैं, क्या हम आउटकम्स चाहते हैं, हमें क्लियर कट वर्ड्स में लिखे हुए हों। प्रेजेंटेशन हमें पता होनी चाहिए कि प्रेजेंटेशन क्या होती है, कि हमें बच्चे को वो एक्टिविटी ऐसी प्रोवाइड करनी है ताकि उनकी मेंटल एबिलिटी, लर्निंग एबिलिटी स्टिमुलेट करना है उनको, ताकि उद्दीपक का कारण बनना है, ना कि बिल्कुल रोने सोने का और ये सब का। हमें उनके प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज के साथ जोड़ना है, तो उसके लिए हमें उनकी थिंकिंग एबिलिटी को क्या करना पड़ेगा, जागृत करना पड़ेगा। तो कंपैरिजन एंड एसोसिएशन, कंपैरिजन करके दिखाएंगे कि भाई तुम्हारी लाइफ में ऐसा होता ना, तो इसमें भी ऐसा होता था, हम ऐसे होते हैं, आज हम ऐसे हैं, आज हम जो काम करेंगे वो कल हिस्ट्री बन जाएगा। तो वैसे ही जब हम जन्मे थे, मान लो कि हम 2016 में जन्मे हैं, तो मतलब इससे पहले भी तो ईयर्स होंगे ना, तो हम क्या कर रहे हैं, उसकी जो लिंक्ड अप करने की कोशिश कर रहे हैं उसके बर्थ ईयर से। तो एक तरीके का टीचर को यहाँ पे कंपैरिजन, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन, ठीक है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ देनी है कि सिस्टमेटिकली आप क्या करो, थिंक करने की कोशिश करो, एप्लीकेशन अपनी लाइफ में एप्लीकेशन हो पाए। कोई भी लेसन पढ़ाया जा रहा है ऐसे ही हवा में नहीं होना चाहिए, अप्लाई हो उसकी निजी लाइफ में। अब यहाँ पे मॉडल आ गया कि किस तरह से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले डेट होगी, क्लास होगी, पीरियड होगा, कौन सा पीरियड लिया जा रहा है, डेट हुई, क्लास, पीरियड, सब्जेक्ट और टॉपिक, क्या टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं। इसके बाद हम लिखेंगे, ठीक है, ये हर्बर्शियन अप्रोच है। जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, इस सब्जेक्ट से हमें क्या सेट ऑफ बिहेवियर हमें अचीव करना है, और इससे बच्चे को क्या नॉलेज प्राप्त होगी, ठीक है, ग्रामर कितनी सीखेगा बच्चा, ठीक है। स्पेसिफिक हो गई कि जनरल ऑब्जेक्टिव जो है वो एक नॉर्मल है, कि मतलब कि वो होगा ही होगा, नेचर है, ठीक है, दी स्टूडेंट को बढ़ाने का। बट जो स्पेसिफिक होते हैं, जो कि एक स्किल बेस्ड होते हैं, या फिर एक बंदे के अंदर मान लो, ठीक है, वो इंग्लिश पढ़ रहा है, ठीक है, उसकी जनरल ऑब्जेक्टिव ये है कि वो लिख पढ़ ले, एक तरीके का वो काम चलाओ लिख ले, पास हो जाए, वो हो जाए। तो एक तरीके का जनरल वो हो गए। स्पेसिफिक वो हो गए कि एक बच्चे को बहुत अच्छी उसकी फ्लुएंसी है बोलने में, कम्युनिकेट अच्छे से कर पाता है क्योंकि उसने अपनी स्किल पे वर्क किया है। कहने का मतलब है कि पर्टिकुलर जो स्किल है जो लर्निंग की, वो अच्छे से लिख पाता है, अच्छे से रीड कर पाता है, अच्छे से बोल पाता है और अच्छे से पढ़ पाता है। तो एक तरीके का हमें क्या करना है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स पे भी ध्यान देना है। स्टूडेंट विल बी अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ नाउन, और नाउन की डेफिनेशन समझते हुए वो एग्जाम्पल भी वो डेवलप कर पाए कि अच्छा इस कमरे के अंदर सब कुछ क्या है, नाउन है, नेम ऑफ द पर्सन, टीचर ने रूल बताया एंड वो अप्लाई कर पा रहा है हर जगह, उस सिचुएशन में भी, कहीं पे भी है वो, अगर वो ट्रेन में है तो वो ही कैन अप्लाई दैट पर्टिकुलर ग्रामर रूल। तो ये हो गया स्पेसिफिक। इंट्रोडक्शन होती है, द टीचर एम्प्लॉयज द इंसाइट एंड एक्सपीरियंस फॉर लिंकिंग न्यू नॉलेज विद द प्रीवियस नॉलेज। फिर इंट्रोडक्शन देनी है टीचर को, ठीक है, अपने जो भी टॉपिक पढ़ाने वाला है वो, और उनका जो इंट्रोडक्शन होगा वो प्रीवियस नॉलेज बच्चे के पहले पूछेगा, टॉपिक्स डायरेक्ट स्टार्ट नहीं कर देगा, पहले वो क्वेश्चन करेगा, आक्स इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट इसमें आएगा टीचिंग एड्स, क्या टीचिंग एड्स यूज़ कर रहा है वो, ऑडियो विजुअल एड्स, टॉपिक को प्रपोज करने के लिए, मतलब कि टॉपिक को अच्छे से पढ़ाने के लिए। एंट्री बिहेवियर कैसा होगा, कि व्यवहार कैसा होगा, बच्चे का प्रीवियस कैसा था नॉलेज जो उसने मेंशन करा था, और जब वो फेमिलियर हो गया उसके साथ तो वो कैसा बिहेवियर शो कर रहा है। दे नो दैट नाउन आर नेमिंग वर्ड्स, ठीक है।
अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, कि कैसे आप अनाउंस करोगे। टुडे वी सॉरी द टीचर गिव द स्टेटमेंट ऑफ टीचिंग टॉपिक। अब टीचर अपने टॉपिक की इंट्रोडक्शन देने जा रहा है। आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन एंड उसके काइंड्स। बच्चों लेट्स स्टार्ट विद दिस, ठीक है। इस तरह से बच्चे को बताना है आज हम पढ़ने वाले हैं दिस दैट, ठीक है। प्रेजेंटेशन, टीचर विल प्रेजेंट अपना टॉपिक जो है वो इंडक्टिवली स्टार्ट करेगा, मतलब एग्जाम्पल से स्टार्ट करेगा। सीधा रूल नहीं बता देगा कि नेमिंग ऑफ द पर्सन इज नाउन, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, अच्छा दोस्तों, अच्छा बच्चों ये क्या है, तो बच्चे बोलेंगे पेन। तो एक तरीके का इंडक्टिवली स्टार्ट करेगा। तो प्रेजेंटेशन हमारी सही होगी। हम एग्जाम्पल से शुरू करेंगे और डिडक्टिव मेथड रूल पे जाएंगे। एक्टिव पीपल पार्टिसिपेशन होना चाहिए और इनोवेटिव टेक्निक का यूज़ होना चाहिए। एक तरीके का सिंपल टू कॉम्प्लेक्स इंट्रोडक्शन होनी चाहिए चैप्टर की। एक्सप्लेनेशन अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। टीचर को क्या, जो भी आंसर्स हैं क्वेश्चन के, जो भी उन्होंने क्वेश्चंस डेवलप करे हैं या फिर बच्चे पूछ रहे हैं, तो उसका आंसर उसको होना चाहिए, ठीक है। जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं टॉपिक रिलेटेड, वो उसको आने चाहिए। एज अ होल कंटेंट मैटर्स, ठीक है। कंटेंट मैटर करता है इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर। जो भी कंटेंट आप पढ़ा रहे हो उसके इर्द गिर्द के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको पता होने चाहिए। एक्सप्लेनेशन आपका बढ़िया होगा तो आप आंसर भी अच्छे से कर पाओगे। चॉक बोर्ड समरी, चॉक बोर्ड क्या होता है भाई, चॉक और बोर्ड कैसे यूज़ करोगे आप, कितना यूज़ करोगे, ऐसा रिसोर्स यूज़ करोगे, कितना आप डेफिनेशन उस पर यूज लिखोगे, लेसन प्लानिंग, लेसन को कैसे एक्सप्लेन करोगे, ये सब आपका चॉक बोर्ड समरी होता है। रिव्यू क्वेश्चंस, कि रिव्यू करना आना चाहिए आपको, पुनरावृत्ति आनी चाहिए, मतलब पुनर्विचार करना, कि जो भी आपने क्वेश्चंस पर्पस आपका है कि भाई उससे बच्चे की प्रैक्टिस बढ़े, लर्निंग बढ़े, परफॉर्मेंस बढ़े, वो अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है। तो रिव्यू करना उन क्वेश्चंस को। आफ्टर इरेजिंग एंड चॉक बोर्ड डस्ट summary, give some examples of noun, identify the kinds of noun from the given list। अब जब आपने नाउन पढ़ा दिया, उसके काइंड्स भी पढ़ा दिए, या फिर उसकी डेफिनेशन आपने कहाँ पे यूज़ करी, ब्लैक बोर्ड पे लिख के बताया बच्चों को, और फिर आपने टीचिंग टेक्निक का यूज़ किया, आपने बताया कि इस कमरे में क्या है, या फिर क्वेश्चन किए। तो अब आपका काम है कि आपको उनसे क्वेश्चन करना है, आपको इवेलुएट करना है उनको कि कितना समझ में आया। तो आप पूछोगे, कुछ एग्जांपल्स लिख दोगे नाउन के, तो आप उनको बताओगे कि चलो अब बताओ कि इनमें से कौन से नाउन्स हैं, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, होम असाइनमेंट दोगे, कि लेसन के एंड में जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि आप बच्चों को क्या करो, असाइन करो, ठीक है। होमवर्क दो उनको, ताकि वो हर एक यूनिट के बाद कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रखें अपनी, या फिर हम कह सकते हैं कि वो समझ आए उनको, इसलिए होमवर्क दिया जाता है। पर्पस ऑफ होमवर्क इज़ टू प्रैक्टिस, टू ऑर्गेनाइज, टू स्टडी, ठीक है। ऑर्गेनाइज करना और स्टडी करना, और फिर टॉपिक को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो बच्चे को, और रिटेंशन, उसकी लॉन्ग रिटेंशन, मेमोरी में फिट हो जाए वो चीज़, इसीलिए होमवर्क दिया जाता है। ये थे इसके 11 टॉपिक्स। इसमें सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तो डेट, क्लास, पीरियड, सब्जेक्ट, टॉपिक, ये आप लिख लोगे ब्लैक बोर्ड के ऊपर। फिर जनरल ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के जो क्वेश्चंस आपने बनाए हैं वो आप लिख लोगे। इंट्रोडक्शन दोगे कि कैसे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछोगे बच्चों से, फिर आप उसको लिंक अप करोगे। टीचिंग एड्स क्या यूज़ करने वाले हो, एंट्री बिहेवियर आपका क्या रहेगा, कि जब आप अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हो तो आप क्या मेंशन करने वाले हो। टॉपिक का अनाउंसमेंट कैसे करोगे, आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो फिर प्रेजेंटेशन कैसे करोगे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन कैसे करोगे,
चॉक बोर्ड कैसे यूज़ करोगे, रिव्यू क्वेश्चंस मतलब कि आप उनका एनालिसिस करोगे कि ये 15 मिनट 20 मिनट की जो कहानी है वो कितनी समझ में आई इनको। होम असाइनमेंट्स इसीलिए दिए जाते हैं ताकि उनकी रिटेंशन पावर बढ़े या फिर उनको अंडरस्टैंड चीज़ें अच्छे से आएँ। एडवांटेज यही रहती है कि भाई ऑर्गेनाइज टीचिंग होती है, एक तरीके का आप लॉजिकल ऑर्डर में काम कर रहे होते हो, आप एक तरीके का कोई भी मिस्टेक फ्यूचरिस्टिक मिस्टेक नहीं कर सकते उसमें, आप अपनी टेक्निक्स का यूज़ करके आप कुछ सीखते ही हो। ओरिजिनलिटी रहती है, ठीक है, ओरिजिनल व्यक्ति अपना तरीका लेके चलता है, ठीक है, सब में एक जैसे एप्लीकेशन नहीं हो सकती। एक्वायर थॉट्स एप्रिसेप्शन, ठीक है। हर्बर्ट बिलीव करते हैं कि जब नया विचार जो होता है, हमारे जो थॉट्स होते हैं वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में रहते हैं, जब वो अंदर ही प्रेजेंट रह जाते हैं और उन थॉट्स को हम अपने दिमाग तक लाने के लिए हम कॉन्शियस माइंड का यूज़ करते हैं। हम अपने दिमाग को ऐसे इमेजिनेशन में या फिर रीजनिंग करते करते अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंच सकते हैं एंड इस्टेब्लिश हमारे न्यू थॉट्स जो होते हैं उनका काफ़ी रिलेशन होता है हमारे अनकॉन्शियस माइंड से, एंड उसी से अनकॉन्शियस में जहाँ पे दबी हुई चीज़ें रहती हैं या फिर इन आइडियाज़ रहते हैं जो हमारे नॉलेज को क्रिएट करते हैं। जो हर्बर्ट है वो कहते हैं कि जो मटेरियल है वो हमें हेल्प करता है द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग थॉट्स ऑफ एप्रिसेप्शन। हमें इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड्स का यूज़ करना है और हमें अपने न्यू नॉलेज को प्रीवियस नॉलेज के साथ अटैच करना है, और नॉलेज जो है वो जनरलाइज होना चाहिए, जो उसकी रियल लाइफ में एप्लीकेशन हो, उसकी रियल लाइफ से कनेक्टेड हो। रिकैप्चुलेट करना है ताकि जो जो भी उसने सीखा उसको समझ में आया, एंड क्वेश्चन करके हम सारे आंसर्स दे सकें, उसका नॉलेज उसमें बढ़ सके और को रिलेशन बिठा पाएँ उसके पिछला जो नॉलेज है और जो जो नया सीखने जा रहा है। हार्वर्ड कहते हैं कि जो नॉलेज है वो एक सिंगल यूनिट है जो कि क्या करती है, पीपल को एक्वायर करने में हेल्प करती है, ठीक है। को रिलेशन किस में बनाना है, वही सेम चीज़ें बार बार। मैकेनिज़्म मेथड ऑफ टीचिंग, डिसएडवांटेज भी होती हैं भाई, हम ये नहीं कह सकते कि इसकी एडवांटेज ही एडवांटेजेस, ठीक है। एक तरीके का मैकेनिकल है, बिल्कुल बता ही दिया गया है कि हमें ये करना है फिर ये करना है फिर ये, कोई सेट ऑफ एक पेडागॉजी नहीं हो सकती। टीचर का अपना स्टाइल ऑफ फ्री स्टाइल है, वो कुछ भी कर सकता है, जैसे मर्जी स्टार्ट कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन ही पुट करेगा। वो अपने पहले अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस कर सकता है या कुछ भी कर सकता है, उसकी खुद की चॉइस है, एक मैकेनिकल वे है। टीचर की फ्रीडम यहाँ पे ख़त्म हो जाती है कि कैसे कि आपको पहले ऐसे पैर रखना है, फिर इस तरह से मोड़ देना है, फिर इस तरह से मोड़ देना है। तो मतलब एक तरीके का किसी ने आपके लिए डिज़ाइन सेट कर दिया, आपने वैसे वैसे चलते जाना। क्यों भाई, फ्रीडम कहाँ है टीचर की? फ्रीडम इंडिपेंडेंसी, जो वो इंडिपेंडेंसी की खोज कर रहा था कि भाई टीचर बनेगा, अपना नॉलेज इम्प्लीमेंट करेगा, बच्चों में चाहता है वो इम्प्लीमेंट करना, समाज में बदलाव चाहता है, तो एक तरीके का फ्रीडम उसको नहीं मिलती है। एक स्टेप इंडिपेंडेंसी वो रिड्यूस हो जाती है, उसकी ओरिजिनलिटी जो वो खुद का वो जो तड़का लगा सकता है, वो अपनी एक्सेंट के साथ बोल सकता है। जैसे कि खान सर आपने सुना होगा, उनका जो एक्सेंट है उसकी वजह से उनका जो नॉलेज तो हर किसी को होता है, बट जो एक्सेंट है वो लोगों को प्रिय लगा तो वो अच्छे से टीचिंग कर पा रहे हैं। तो मतलब एक ओरिजिनलिटी होती है यहाँ पे, एक फ्रीडम होती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। स्पीच भी नहीं कहेंगे, एक तरीके का अपने तरीके से हैंडल करना, बच्चों को बच्चों के साथ कनेक्ट बिठा पाना, एक अपनी ओरिजिनलिटी खो देता है टीचर, ठीक है। हर वर्षन अप्रोच एक मैकेनिकल मेथड हो सकता है, नो प्लेस फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि ये मेथड अप्लाई हो, कुछ बच्चों को नहीं भी आता है भाई, मार्जिनलाइज्ड होते हैं, कुछ सोशली कॉन्फ्लिक्टेड बच्चे होते हैं, फैमिली टूटी हुई ब्रोकन फैमिली से आए होते हैं, तो वो शाई होते हैं, वो नहीं बोल पाते हैं। तो टीचर
इंडिविजुअल के डिफरेंसेस जो हैं उनकी यूनिकनेस को तो देख ही नहीं पा रहा ना। वो आया सीधा क्वेश्चन किया उसने, और ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो जो शाई पर्सन है उससे पहले वो पूछ ले कि क्या दुख है तुम्हें, कष्ट क्या है, चिंता क्या है, पहले उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे पाए, तब जाके ना ये कुछ हो पाएगा। तो हर्बर्शियन अप्रोच जो है वो क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चंस आस्क टू द इंटायर क्लास, कि एक जैसे क्वेश्चन सब के लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकते ऑटोमेटिक, क्या बोलते हैं भाई, क्योंकि जो रिच क्लास है वो तो इसको आंसर कर देगी कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। और जिसको नहीं पता है भाई, उसके घर में सिर्फ वो पढ़ने आता है, सिर्फ पढ़ाई स्कूल में ही करता है वो, तो टीचर को चाहिए कि हर एक बच्चे पे ध्यान दे, उसकी यूनिकनेस पे फोकस करे। ये तो मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस भी काफ़ी हद तक यहाँ पे कोई उसकी प्लेस ही नहीं है। यूज़फुल इन नॉलेज लेसन ओनली, सिर्फ नॉलेज लो और अपनी लाइफ में अप्लाई करो। क्या इसमें स्किल है कि नॉलेज से ही हमारा पेट भर सकता है? तो बच्चे की स्किल ही नहीं होगी डेवलप, तो क्या वो उसकी लाइफ में इम्प्लीमेंट हो पाएगी? तो नॉलेज ही नहीं ज़रूरी होता, नॉलेज के साथ हमें क्या चाहिए होता है, क्या जो भी चाहिए होता है। टीचर मोर एक्टिव है इस अर्बर्शियन अप्रोच में, टीचर ही टीचर है, मतलब वो अपने ही तरीके से अपना बिहेवियर, सेटअप बिहेवियर है, वो आया अपना, उसने क्लास के नाम लिखिया, फिर लिखने के बाद फिर उसने क्वेश्चंस किए, उसके न्यू नॉलेज से मिलाने की कोशिश करी, फिर उन्होंने अपने ही टीचिंग एड्स ला दिए। बच्चे को जो पसंद है, या बच्चे को सेंटर में यहाँ रखा ही नहीं गया, टीचर ही टीचर है यहाँ पे, टीचर ही बता रहा है कि मुझे ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, और फिर तुम क्वेश्चन करके आना, तो तुम ऐसे करके आना। मतलब एक तरीके का मोर एक्टिव काम सबसे ज़्यादा यहाँ पे टीचर का हो रहा है। बच्चे की बस इतनी ही भागीदारी है कि वो क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं 2-3, और उसके बाद वो सुन रहे हैं, फिर वो होमवर्क कर रहे हैं। तो मतलब एक तरीके का वो ऑडियंस है, बस चूना लगाने आई है, मतलब एक तरीके का वो बैठने आई है, एक्टिविटी यहाँ पे करवाई नहीं जा रही है। टीचिंग मेथड मोर और मोर डोंट गेट मोटिवेशन फ्रॉम लर्निंग, नो नीड ऑफ जनरलाइजेशन। हमें ये ज़रूरत नहीं है कि भाई हमें जनरलाइज करें, जनरलाइजेशन इज़ नॉट नीडेड वाइल टीचिंग लैंग्वेज, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, म्यूज़िक, आर्ट, ये सब सब्जेक्ट्स जो पढ़ाए जा रहे हैं इसमें जनरलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना। जनरलाइज मतलब कि सब पे इम्प्लीमेंट हो सके। कुछ चीज़ें होती हैं सिर्फ कुछ पर्टिकुलर कल्चर में ही इम्प्लीमेंट हो सकती है। जियोग्राफी हर जगह एक जैसी अप्लाई नहीं होगी। मान लो कुछ टीचर ने पढ़ाया कि इस टाइप का शेप जो है मैप का वो इस एरिया को बिलोंग करता है, तो वो जो नॉलेज उसने गैदर किया है वो हर जगह वैसी शेप में नहीं होगा। कहीं की डेंसिटी ज़्यादा है, कहीं की कम है, कहीं के अलग तरीका है। हिस्ट्री जो जहाँ पे हुई है वो स्पेसिफिक ही है, जनरलाइज नहीं है, हर किसी पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। हाँ, एग्जाम्पल सेट हो सकता है। म्यूज़िक, आर्ट हो गया, तो 5 स्टेप्स हैं जो कि नीडेड ही नहीं है। ऑल द 5 स्टेप्स आर नॉट नीडेड वाइल टीचिंग। अनइंटरेस्टिंग है, बिल्कुल भी बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आएगा इसमें, क्योंकि उसकी एबिलिटी, इंटरेस्ट इसमें रखे ही नहीं गए हैं। एबिलिटी, बच्चे की क्या एबिलिटी है, बच्चा क्या जानना चाहता है, बच्चे की क्या ज़रूरत है, या फिर उसका क्या इंटरेस्ट है क्लासरूम के अंदर, क्यों पढ़े वो, है ना, उसकी कोई भी बात की ही नहीं गई है, उसको ओवरलुक कर दिया गया है। इंटायर टीचिंग बिकम मोनोटोनस, बिल्कुल ही सस्ता काम है। टीचर बस पढ़ाई जा रहा है, लेक्चर दिए जा रहा है, चाहे वो इसमें एक्टिव कोई है ही नहीं, एक सॉर्ट ऑफ लेक्चर हो सकता है, ठीक है। डिफ़िकल्टी ऑफ कोरिलेशन, considering of knowledge as complete unit, correlation between the different subjects for the unity in the mental life of the pupil। क्या हर वक्त जो भी टीचर बताएगी, जो न्यू नॉलेज जो बताएगी, वो क्या हमेशा कनेक्ट हो पाएगा उसके प्रेजेंट नॉलेज से? हाँ,
ये बहुत डिफरेंस क्रिएट करेगा, क्योंकि हर किसी का प्रायर नॉलेज डिफरेंट हो सकता है, ठीक है ना। हर किसी का डिफरेंट डिफरेंट प्रीवियस नॉलेज हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जब टीचर ने बोला कि हमारे घर में ऐसा होता है, तो हर किसी में के घर में वैसा नहीं होता होगा। किसी के घर में होता होगा, किसी के नहीं होता होगा। तो ये काफ़ी कोरिलेशन में डिफ़िकल्टी बच्चे को आती है। ये तो टीचर को खुद समझना चाहिए ना। पढ़ाने जा रहा है, वो आउटकम्स चाहता है, तो ये तो सब ज़रूरी है। तो एक तरीके का ये 5 स्टेप्स में जो अप्रोच कंप्लीट होती है, और ये बहुत ही इम्प्रेसिव कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल टीचिंग मेथड हो सकता है, जिसमें इंडक्टिव डिडक्टिव दोनों ही मेथड्स की बात की गई है। कोरिलेशन कर सकते हैं, या फिर करिकुलम पॉसिबल इसमें अच्छे से यूज़ हो सकता है। जो भी करिकुलम हमने दिए है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सकता है। एजुकेनिस्ट इसको क्वेश्चन करते हैं कि ये क्यों है, ठीक है ना। ये तभी यूज़फुल है जब हमें नॉलेज चाहिए होता है। हर्बेशियन अप्रोच जो है, जब हमें नॉलेज चाहिए होता है पर्टिकुलर एरिया में क्या घटना घटी, या क्या होती है, या क्या बेसिक रूल्स हैं, वो हम पढ़ सकते हैं नॉलेज के लिए। बट अगर हम इसको जनरलाइज करें, हर जगह इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, तो नहीं होगा। जनरलाइजेशन इज़ नॉट नीडेड इन एवरी लेसन। तो हर्बेशियन मेथड जो है वो मैकेनिकल है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस की यहाँ पे कोई जगह नहीं है। लर्निंग बाय डूइंग की यहाँ पे कोई कहानी नहीं है। कोरिलेशन नहीं बन पाता है सब्जेक्ट्स के बीच में, और एक तरीके का सम सॉर्ट ऑफ बोरिंग लर्निंग है। अब RCEM अप्रोच क्यों इंट्रोड्यूस की गई, क्योंकि ये इंडिया का अप्रोच है कि यहाँ पे जो लेसन प्रेजेंट किया जाएगा वो एक तरीके का न्यू टेक्नोलॉजी से, या फिर कह सकते हैं कि RCEM अप्रोच होती है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, कर्नाटका में पड़ता है, और यहाँ से ये डेवलप हुआ अप्रोच कर्नाटका में। ये एक नई टाइप की लेसन प्लानिंग है जो कि इम्प्रूवमेंट लाने की बात करती है, और इसमें जो कंसिडर किया गया है वो ब्लूम की टेक्सोनॉमी को यूज़ किया गया है, ठीक है। ब्लूम की टेक्सोनॉमी क्या कहती है, आपको ये पता होना चाहिए, इससे पहले आपको पता हो। इसमें CAP की बात होती है, मतलब कि कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। ब्लूम टेक्सोनॉमी कहती है कि जब हमारा दिमाग, या फिर हमारे विचार, इमोशंस, या फिर हमारी बॉडी इन्वॉल्व होगी लर्निंग में, तब हम कोई चीज़ को सीखेंगे। बच्चा तब ही सीखेगा। हम भी खुद ऐसे ही होते हैं, जब तक हम कोई चीज़ बोल बोल के, या फिर अपना दिमाग का यूज़ करेंगे, साथ में बोलेंगे, फिर उसमें अपने इमोशंस डालेंगे, गेस्चर डालेंगे, और फिर उसको एक्टिविटी के माध्यम से हमें कोई चीज़ सिखा दी जाए, तो वो हमें कभी भूलती ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसी ही लर्निंग होती है RCEM अप्रोच, जो कि ब्लूम टेक्सोनॉमी को कवर अप करता हुआ चलता है। कहने का मतलब है कि ब्लूम टेक्सोनॉमी का जो कॉग्निटिव पक्ष है, कॉग्निटिव क्या होता है, संज्ञान, जो बुद्धि से कार्य हो रहे हैं। तो जो बुद्धि से कार्य हो रहे हैं, जो मेंटल एबिलिटी है, उसका जो 4 पार्ट्स है ना, 1 2 3 4 जो पार्ट्स हैं वो यहाँ से गैदर करे हैं, ठीक है। गैदर करके तब जाके ये जो टीचिंग लेसन प्लान है ये बनता है। इतना आपको समझ में आया। इसमें इन्वॉल्व किए गए हैं 17 एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब कौन सी, वही कॉग्निशन की, कि कौन कौन सी वर्ब्स का यूज़ करेंगे तो हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्लियर होंगे। तो ये थोड़ा एडवांस है हर्बेशियन अप्रोच से, ठीक है, और ये इंडिया में डेवलप हुआ था। और इसमें ये डेवलप भी कैसे किया है कि कैसे हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे, बिहेवियरल चेंज लाएंगे बच्चों के अंदर फंक्शनल फॉर्म में। इसमें तीन वे हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इस तरह से ये लेसन प्लान बनेगा। अब इनपुट क्या है, इनपुट क्या होगी, एक्सपेक्टेड बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव। हम क्या चाहते हैं बच्चे के बिहेवियर में, इस तरह से मतलब बिहेवियर में चेंजेस आए, सिंपल बात।
तो हम क्या चाहते हैं कि इस प्रकार का बिहेवियर बच्चे के अंदर हो। तो हम क्या करेंगे कि 4 प्रकार की क्लासिफ़ाई किया गया है। पहले नॉलेज, पहले बच्चे को बता देंगे, नॉलेज दे देंगे, फिर वो अंडरस्टैंड करेगा, फिर उसको अप्लाई करेगा, फिर वो कुछ नया क्रिएट करेगा उसी नॉलेज से। तो ये 4 प्रकार के क्या हैं, कैटेगरी बनाए गए हैं, जिसमें हम बिहेवियर को खोजने की कोशिश करते हैं या फिर एक्सपेक्टेड बिहेवियर हम चाहते हैं बच्चे के अंदर से। तो ये बिहेवियरल